हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्लास, मेरा नाम फ़रोज़ा है। मैं आप लोगों को होपफुली इस सेमेस्टर में सीटी स्कैन पढ़ाऊँगी, ठीक है? आज हम लोगों का पहला लेक्चर है। मुझे ये बताएं, आप लोगों को सीटी के बारे में कोई आइडिया है? क्या होता है, क्या चीज़ है? हेलो, यस मैम। यस मैम। थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने माइक्स, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों से करूंगी ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को मैंने कहाँ से लेके चलना है। सीटी आप लोगों ने पहले पढ़ा है कुछ इसके बारे में? नो नो मैम। मैम, नहीं पढ़ा। अच्छा, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है। यस मैम। ठीक है, चलें, सही है, ठीक हो गया। मैम लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया है कि इसमें होता क्या है? क्या होता है बताएं मुझे भी। मैम मतलब जितना हम एक्सरे में एक्सपोजर देते हैं उसका 200 टाइम ज़्यादा एक्सपोजर हम सीटी स्कैन में देते हैं, और मैम इसमें 3 डायमेंशनल इमेज जो है वो हमें मिलती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम अपना लेक्चर थोड़ा स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में क्वेश्चन भी थोड़े बहुत करेंगे, अपनी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी सी करें। मतलब इस तरह अच्छे से लेके चलेंगे, मज़ा आएगा, इतना बोरिंग नहीं है। सीटी अच्छा सब्जेक्ट है, मज़े का है, ठीक है? तो ऑनलाइन वैसे पढ़ने में मेरा ख्याल है कि आप लोगों को खास मज़ा तो नहीं आता होगा, क्या ख्याल है? ये सही लगता है? ठीक है मैम। मैम सीटी की क्लास कैंपस में नहीं होगी? अभी तक मुझे कुछ इस बारे में गाइड नहीं किया गया। मुझे यही कहा गया था कि आप जो सैटरडे वाली क्लास है वो आप ऑनलाइन लें, तो उसके बाद फिर हम मंडे से ऑनवर्ड्स देखते हैं कि इसको किस तरह कंटिन्यू करना है। तो जिस तरह होगा तो वो आपको साथ साथ इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मुझे भी बता देंगे, वो आप लोगों को भी बता देंगे, ठीक है? और मैम कुछ बच्चों को मेल भी नहीं आई है आपके लेक्चर की। मेरे पास जो लिस्ट थी उसमें ऑलमोस्ट
50 स्टूडेंट्स है या शायद 49 थे, तो उनको तो मैंने कर दिया है। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स है, इन्होंने ना कोई बैचेस बनाए हैं आई गेस, कुछ डिवाइड किए स्टूडेंट्स, क्योंकि एक जगह पे 85 आ रहे थे और एक जगह पे 50 आ रहे थे, तो मुझे जो लिस्ट भेजी गई है उसमें 50 थे, उनको 50 या 49 थे, उनमें से एक शायद ड्रॉप था, तो मैंने उनको तो कर दिया ईमेल। इसके अलावा जो है तो उनकी लिस्ट मेरे पास नहीं आई है, वो या तो डिस्कस कर लें इस चीज़ को अपने जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ, आप लोग भी उनको गाइड कर दें जिन जिन बच्चों को नहीं आई है, ठीक है? क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे बच्चों को ईमेल कर दी है। चलें जी, अब लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? यस मैम। चलें, हमारा टॉपिक है, पहले अब आज तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, को बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नॉर्मल सा लेके चलेंगे इसको। तो टॉपिक हमारा ये है कि व्हाट इज सीटी, सीटी है क्या, सीटी होता क्या है? कोई इसकी एब्रीविएशन बताएगा आप लोगों में से? सीटी कंप्यूटर किसको? टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, तो इसका कोई मीनिंग पता है कि क्या मतलब है, कंप्यूटेड का क्या मतलब है और टोमोग्राफी का क्या मतलब है? ये वर्ड्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्या कहानी है इसकी, कोई आइडिया? नो मैम। अच्छा, सीटी जो है ये कंप्यूटर टोमोग्राफी का एब्रीविएशन है। कंप्यूटेड का ये मतलब है, जाहिर बात है कंप्यूटेड है, कुछ ना कुछ कंप्यूट हो रहा है, कंप्यूटर्स से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं एल्गोरिदम्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। और जो टोमोग्राफी वर्ड है ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। जो टोमो का मतलब है उसका मतलब होता है कट करना, टू कट, सही है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है टू कट, यानी किसी भी चीज को काटना। और ग्राफी का मतलब है, ग्राफी जैसे हम पहले भी रेडियोग्राफी वगैरह चीजें पढ़ते हैं कि किसी भी चीज को ग्राफिकली यानी हम देखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज ग्राफी होती है। तो यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी के नाम से हमें ये लग रहा है कि हमने कोई इस तरह की इमेजेस प्रोड्यूस करनी है, यानी जो कट फॉर्म में, जिनको हम काट के देख रहे हैं किसी भी चीज को, ठीक है। तो अब सीटी का मेरा ख्याल है बेसिक प्रिंसिपल आप लोगों को पता ही होगा, थोड़ा बहुत सीटी की इमेजेस भी देखी होंगी कहीं ना कहीं पे, किस तरह की होती हैं वो, इसी तरह होती है जैसे बॉडी को डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमने कट करके देख रहे हैं, ऐसे ही मैम है। स्लाइसेस में उसको जी देखना जी है, उसकी इमेजेस जी जी लेनी है। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, स्लाइसेस के फॉर्म में जो ओके। है वो कट करके उनको देखते हैं इमेजेस को। अब वो कट किसी भी एंगल पे हो सकते हैं, किसी भी प्लेन में हो सकते हैं, क्रॉस एक्सियल भी हो सेक्शनल। सकते हैं, जी जी, क्रॉस सेक्शनल होते हैं, एक्सियल हो सकते हैं, सेजिटल हो सकते हैं, कोरोनल हो सकते हैं। इन प्लेन्स के बारे में आइडिया है आप लोगों को, किस किस तरह से होते हैं? यस मैम यस है। मैम, यस मैम। कोरोनल जो प्लेन है वो, Yes. उसका क्या मतलब है? कोरोनल अगर हमारे पास, हम कह रहे हैं कि हम इस बॉडी को, इस इमेज को हम कोरोनल प्लेन में देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, किस तरह की इमेज होगी? मैम वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन मैम डोर्सल एंड वेंट्रल प्लेन्स में, इसको फ्रंटल प्लेन भी इसी को कहते हैं, डोर्सल एंड वेंट्रल। जी जी बिल्कुल, ये सही आपने कहा है कि जो कोरोनल प्लेन है बेसिकली हमारे पास, वो क्या होता है कि हम बॉडी को यानी फ्रंट से बैक में, अगर आसान अल्फाज में बात करें तो हम बॉडी को फ्रंट से बैक में देख रहे हैं। यानी हमारे पास कोई पेशेंट है, एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हुआ है, हमने फ्रंट से उसको काटना शुरू किया है, यानी फ्रंट से उसके स्लाइसेस बनाने शुरू किए, उसके नोज से शुरू आप हो जाएं, ठीक है, नोज से आप शुरू हो गए, नोज से करते करते आप पीछे 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 ब्रेन के बिल्कुल बैक तक आप उसके ऑक्सीपिटल बोन तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये यानी जिस साइड पे हम जा रहे हैं ये बेसिकली हमारा कोरोनल प्लेन होगा उसका। समझ आइए कुछ इस बात की कि क्या मतलब है कोरोनल का? इसकी इमेजेस भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, अभी इस Yes, लेक्चर में ma'am, मेरा आ ख्याल है गई। नहीं है, ठीक है। कोरोनल का क्या मतलब है कि हम फ्रंट से बैक की तरफ जा रहे हैं या बैक से फ्रंट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, यस मैम। सामने से पीछे या पीछे से सामने आ रहे हैं, ये कोरोनल प्लेन हो जाता है। फिर हमारे पास इसका आता है सेजिटल प्लेन आता है। सेजिटल प्लेन क्या होता है? हम वो राइट एंड लेफ्ट में बॉडी को डिवाइड करता है। हाँ, सेजिटल प्लेन की जब हम इमेज देखते हैं ना, जो अगर हम सीटी की बात करेंगे, हम सेजिटल प्लेन की इमेज देखते हैं, तो ये हमारे पास जो ये साइडवेज होता है कि हम साइड से, आपके पास कोई पेशेंट खड़ा हुआ है, एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हुआ है, आप उसको यानी उसकी लेटरल साइड से देख रहे हो, ठीक है, आप साइड से उसको देख रहे हो, आप यानी उसके मतलब समझो आप लेफ्ट साइड से उसको देख रहे हो, आपके साथ सामने उसका जो है वो लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट बाजू है उसका, ठीक है। आप लेफ्ट से जब उसकी बॉडी को कट करना शुरू करते हो स्लाइसेस में लॉन्गिट्यूडनली, जब उसको कट करना शुरू करते हो, करते करते आप जब उसकी राइट साइड तक चले जाते हो, वो आपके पास उसका सेजिटल प्लेन आ जाता है। सेजिटल यानी साइडवेज, इसको आप किसी भी तरीके से याद कर लो, एब्रीविएशन से याद कर लो, जैसे साइडवेज है, एस से सेजिटल है और एस से साइडवेज है, ठीक है, तो ये आपके पास साइडवेज आ जाएंगे जो सेजिटल प्लेन है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसवर्स प्लेन, वो क्या होता है, किस तरह होता है? एक्सियल अपर हाफ ऑफ द बॉडी एंड लोअर हाफ ऑफ द बॉडी में डिवाइड करता है।
अपर upper half हाफ और and lower लोअर half. हाफ में, जी बिल्कुल। अब हमने ये नहीं, अगर बॉडी को डिवाइड करना है तो हम बीच में से कहीं पे भी कट लगाएंगे, ठीक है, दरमियान में से लगा देंगे, उसके एब्डोमेन वाली साइड पे कट लगाएंगे सेंटर में। मतलब कट हमने लिटरली कट नहीं लगाना, हमने सिर्फ एक मतलब क्या कहते हैं, पढ़ने के लिहाज से उसको देख रहे हैं कि हमने दरमियान में से अगर बॉडी को कट करके हम उसको देख रहे हैं सामने से, तो फिर हमारे पास जो प्लेन्स आते जाएंगे, जिस तरह या तो हम ऊपर को चले जाएं, लंग्स वाली साइड पे चले जाएं, या हम नीचे पेल्विस वाली साइड पे आ जाएं, उसी फॉर्म में स्लाइसिस की फॉर्म में कट करते करते नीचे, वो हमारे पास जो है वो एक्सियल या ट्रांसफर उसकी प्लेन बन जाएगा। ठीक है, प्लेन्स की कुछ क्लियर हुई है चीज के किस तरह से होते हैं? यस मैम। यस मैम, लेकिन मैम ये जो स्लाइसेस हमने वो मशीन में होती हैं स्लाइसेस, मतलब उनका जो साइज है किसी हाँ भी जी, स्लाइस का, तो वो उसमें मतलब फिक्स्ड है, उसको हम अपनी मर्जी से छोटा बड़ा नहीं कर सकते? वो मशीन के थ्रू हम उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। मशीन के अंदर ऑप्शंस कर होती हैं, सकते इसके हैं, अंदर हाँ जी कर सकते हैं, इसके अंदर सेटिंग्स ठीक होती हैं, है। इसके पूरे प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये चीज़ हम सारी डिटेल्स में देखेंगे कि किस तरह जी, से कर सकते हैं। हर ओके बॉडी मैम। के हर रीजन के हिसाब से जो है ना स्लाइस थिकनेस जो है ना वो डिफरेंट होती है। इस चीज़ को हम स्लाइस थिकनेस कहते हैं, जो आप जिसकी बात करें ना कि स्लाइस हम किस तरह से लेंगे, यस मैम, वो स्लाइस थिकनेस होती है उसकी, मतलब वो हर बॉडी के प्लेन्स के हिसाब से हम जहाँ उसको कुछ मैं जी हाँ, जी, उसको वो हमारे ठीक है। पास ऑलरेडी सेट प्रोग्राम्स हैं, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी सीटी, आप लोगों में से किसी ने सीटी के ऊपर काम किया थोड़ा बहुत, कोई इंटर्नशिप्स या कुछ भी, नो मैम। मशीन्स वगैरह? नहीं मैम। No, अच्छा, ma'am. मैम चलो इसमें वैसे वो स्लाइसेस में वो हम छोटा बड़ा तो उसको कर सकते हैं खुद, लेकिन वो प्रीसेट्स भी होते हैं उसमें? हाँ जी, प्रीसेट्स होते हैं। प्रीसेट्स भी वो इस तरह होते हैं कि जैसे अब अक्सर जगहों पे इस तरह होता है कि उन्होंने ना, अगर हम सीटी ब्रेन कर रहे हैं, उन्होंने ब्रेन का एक प्रोटोकॉल सेट करके रखा हुआ है, उसकी सेटिंग उन्होंने सेव कर दी है। जैसे हम यूजुअली मतलब अपने फ़ोन पे किसी जगह पे कोई सेटिंग सेव कर देते हैं किसी चीज़ की, यस उन्होंने मैम, उसकी सेटिंग सेव कर दी है, ठीक है? अब यानी जब भी उनके पास कोई ब्रेन के लिए पेशेंट आएगा, तो वो उसी सेटिंग के ऊपर उसको कर देंगे। अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट है कि नहीं, हमने इस चीज़ को ज़रा ज़्यादा डिटेल में देखें, हमें मज़ीद छोटे स्लाइसेस चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि उस सेटिंग के अंदर जो स्लाइसेस हैं उनकी थिकनेस कम कर लेते हैं या उनकी थिकनेस ज़्यादा कर देते हैं, जैसे उनको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है? वैसे तो ये होता है कि हर सिस्टम के अंदर हर बॉडी के हर प्रोटोकॉल के हिसाब से ये ऑलरेडी यानी बिल्ट इन होता है, यानी जो भी आपको जो भी कंपनीज़ होती हैं, जो भी आपको अपना सॉफ्टवेयर दे रही होती हैं, वो ऑलरेडी उन्होंने यानी सेट किए होते हैं। यानी हर जगह पे ऑलमोस्ट वैसे यही होता है कि सेट किए कराए मिलते हैं। ठीक है? आपने यानी मतलब पेशेंट आया, आपने उसको मतलब लिटाया है, सारा जो भी आपने उसका किया, तो वो जो प्रोटोकॉल आपने उसका करना है, वो वहाँ पे ऑलरेडी सेट होगा, आपने बस वो कर देना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो आप वहाँ से फिर उसको चेंज कर सकते हैं सेटिंग को, ये ईज़िली चेंज हो जाता है, कोई मतलब बहुत बड़ी साइंस नहीं है ये। जी। ठीक है? वो एक्चुअली हमने अभी तक पढ़ा था अल्ट्रासाउंड ज्यादा, तो उसमें अच्छा, प्रीसेट्स अच्छा। का तो था ना कि वो उसमें प्रीसेट्स होते हैं, तो मैं इसीलिए इसके भी पूछ रहा, इसमें भी प्रीसेट्स होते हैं या नहीं? हाँ जी, होते हैं, इसमें भी होते हैं, प्रीसेट्स ओके भी मैम। होते हैं, आप वेरिएबल भी होते हैं, आप उसको कर भी सकते हो। मतलब कुछ जगहों पे अब जैसे अब स्टूडेंट्स वगैरह बाज़ जगह जाते हैं इंटर्नशिप्स वगैरह करने के लिए। अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, ज़ाहिर-सी बात है, एक्सपीरियंस के साथ आता है, बहुत डिटेल नहीं पता होती। जब अगर वो आप लोगों को इन केस बिठा देते हैं ना मशीन के ऊपर, तो वो आप लोगों को नहीं कहते कि आप तो ज़्यादा पंगे लो इसके साथ, ठीक है, सेटिंग्स के साथ। वो कहते हैं कि जो सेट हुआ हुआ है ना, आप इसी सेटिंग को उठाओ और आपने इसी वो सेटिंग के ज्यादा तो ऊपर फिर आपने मोस्टली वो हाँ। ऑब्जर्वेशंस के लिए देते हैं ना हाँ स्टार्ट में, जी, कि आप सिर्फ ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशंस करें। के लिए हाँ, नहीं जब कभी ऑब्जर्वेशन से थोड़ा-सा नहीं, बढ़ जाते हैं आगे, जब आप जी जी इंडिपेंडेंटली यानी अंडर सुपरविजन वो आपको बिठा देते हैं चेयर पे कि चलो अब आपने इतनी दफ़ा जी, देख लिया, अब आप करो, तो उस टाइम ये इस तरह भी कर लेते होते हैं कि जो ऑलरेडी सेट होते हैं, उनको कहते हैं कि आप इसी के ऊपर कर लो। आगे फिर उनकी अपनी चॉइस होती है, उनके मतलब जो जिस डॉक्टर ने रिपोर्टिंग करनी है उसकी चॉइस होती है, वो कहता है कि नहीं मैंने इस स्लाइस को ज़्यादा थिन करके देखना है, मैंने देखना है कि मतलब यहाँ पे कोई और कोई लीजन तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बढ़ी हुई। वो भी मैम जो मतलब सेटिंग हो ऑनलाइन जाती में हैं। सिटी प्रोटोकॉल्स हैं? हाँ जी, बिल्कुल हैं, सिटी प्रोटोकॉल भी हैं। अभी शुरू वाले जो हमारे कुछ लेक्चर्स हैं, वो ऑलमोस्ट जो 8 टू 10 लेक्चर्स हैं हमारे, मतलब मेरा ख़्याल है 8 टू 10 से वैसे कम ही होंगे। ये जो है हमारे चलेंगे इसकी सिटी की फिज़िक्स के ऊपर और इसकी बाकी चीज़ों के ऊपर, कंट्रास्ट वगैरह और इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है? जब हमारा ये वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम थोड़ी-सी क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी देखेंगे। मतलब वो मेरा ख़्याल है आप लोगों ने पहले की हुई है क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी, है ना? ऐसा ही है? जी मैम, ज्यादा मैम डिटेल में नहीं की, लेकिन की हुई है। पड़ी हुई चलो लेकिन वो की हुई। हम फिर जो-जो रीजन अच्छा चलो ठीक है, परेशान ना मैम हो। वैसे जो टोटल टोटल लेक्चर कितने हो गए हमारे? टोटल लेक्चर की अभी तक मेरे पास तो कोई डिटेल नहीं आई है। मेरा मतलब ये समझ लो कि आज अच्छा, सेकंड डे है, ठीक है? कल मैंने एक जी लेक्चर जी, लिया था एमआरआई का और एक अब आप लोगों का ले रही हूँ, ठीक है? अभी मेरे पास इतनी ज़्यादा ओके डिटेल्स आई नहीं है। जैसे-जैसे आएँगी मैं आप ओके लोगों मैम, को गाइड करती जाऊँगी, ठीक है? ओके तो जो ओके मैम, सीटी के जो प्रोटोकॉल हैं, फिर हम जिस-जिस रीजन का प्रोटोकॉल करेंगे, उसके साथ हम उसकी क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी को भी देखते जाएँगे, ठीक है? थोड़ा-सा ये नहीं मैनेज करके चल लेंगे, हो जाएगा, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। जो बच्चे थोड़े टेंशन ले रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता, आ जाएगा, थोड़ा-सा हौसला रखो, ठीक है? चलो जी। मैम अच्छा आप हाँ जी। मैम ये प्रोटोकॉल डिफरेंट रीजन के लिए डिफरेंट होते हैं और एज हाँ के जी। हिसाब से भी होते हैं। हाँ जी, ऐज के हिसाब से भी वेरी करते हैं, कंट्रास्ट के हिसाब से भी थोड़े बहुत वेरी करते हैं, आपके जो मतलब डिज़ीज़ेज़ के हिसाब से भी वेरी करते हैं। कुछ ऐसी डिज़ीज़ होती हैं जिनके अंदर आप कंट्रास्ट देते हो, कुछ ऐसी होती हैं जिनके अंदर आपको कंट्रास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी टाइमिंग्स अलहदा होती हैं, वो एक अलहदा से मतलब चला जाता है। कन वो जो प्रोटोकॉल है वो हमारी बहुत बाद की चीज़ है।
और याद हमने बेसिकली प्रोटोकॉल्स ही करने हैं। फिजिक्स वगैरह ये चीज़ें तो हमारी समझ नहीं के लिए ना, कि हमें पता तो चले कि इमेज बन कैसे रही है। फिर जो प्रैक्टिकली जो चीज़ आपके काम आएगी वो आपके प्रोटोकॉल्स हैं, वो आपने याद करने हैं। आप किसी भी जगह पे जाओगे वो आपसे पूछेंगे भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका एंड पॉइंट क्या होता है, मतलब इसकी टाइमिंग क्या होगी, स्लाइस थिकनेस कितनी रखनी है, इस तरह की चीज़ें वो हमारे प्रोटोकॉल्स में आएंगी। उनके टेबल्स बने होते हैं, वो एज इट इज याद कर लो, थोड़ी बहुत चेंजेस कर लो जिस तरह का भी आपका दिल करता है। ठीक है, वो भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप लोगों को सीटी से रिलेटेड जो है कोई बुक वगैरह कहा गया लेने को, या पढ़ने को, या बुक्स पढ़ते हो, क्या करते हो, सिर्फ स्लाइड्स पे नहीं गुजारा मैम, करते फिलहाल हो? ये आप ही बताएंगी मैम। अच्छा, मैम स्लाइड पढ़ते हैं मैम। स्लाइड्स ही पढ़ते हैं मैम ज़्यादा तो। ज़्यादा स्लाइड ही पढ़ते हो, चलो ठीक है। तो मैं बुक भी बता दीजिएगा कौन सी रेफर मैंने करनी है आपने। बुक मैं आप लोगों को बता दूंगी। बुक वैसे मेरे पास जो बुक मुझे पर्सनली अच्छी लगती है वो है सीटी फॉर टेक्नोलॉजिस्ट, उसका नाम है कंप्यूटर टोमोग्राफी फॉर टेक्नोलॉजिस्ट। वो है ही टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है। ओके वो ये मैम। नहीं, इस लिहाज से वो ये नहीं बहुत अच्छी है कि उसमें सारी चीज़ें आप लोगों से रिलेटेड, हम लोगों से रिलेटेड हर चीज़ उसके अंदर है, और बड़ी अच्छे तरीके से, बड़े साफ सुथरे तरीके से उसमें बयान की हुई है। वो बहुत अच्छी बुक है। अच्छा सीटी मैम, फॉर फिर वो टेक्नोलॉजी लेक्चर से से मैम वो इसका ना लेक्चर मेरे से पास, रिलेटेड होगी फिर? हाँ लेक्चर से रिलेटेड, बल्कि मैं तो कोशिश करूंगी मैं लेक्चर भी थोड़े से उसके अंदर से ही बनाऊं, क्योंकि वो मुझे बुक पर्सनली मुझे बहुत अच्छी मैम अपना लगती है। इंट्रो भी कर दें। इंट्रो मैम मैंने किस राइटर ने लिखी है बुक, आप काइंडली बता सकती हैं? राइटर मैं इसका एक मिनट देख के बताती हूँ यार, ये ना मैं फिर देखूंगी कि ना, एक मिनट, थोड़ी दूर पड़ी है, मैं जरा उसको देख के आपको ना एंड पे देख के बताऊंगी, ठीक है। तो अभी मेरा हाथ नहीं जा रहा वहां तक तो मैं आप लोगों को थोड़ी देर तक देख के बताऊंगी। वो ना है वैसे उसकी लिपन कॉट की है, जो उसकी क्या कहते हैं जो पब्लिशर्स होते हैं वो लिपन कॉट हैं। राइटर का अलग से नाम मुझे नहीं याद है, मैं उसको देख के बता दूंगी। वो बड़ी अच्छी बुक है, उसकी पीडीएफ भी मेरे पास, मेरा ख्याल है कि मेरे फोन में है उस पीडीएफ ना, तो मैं देखूंगी, मैं वो भी शेयर कर दूंगी अगर ईमेल में मेरे से हो गया तो, ठीक है। तो वो काफी अच्छी बुक है। इसके अलावा जो बुशोंग है, बुशोंग आप लोगों के पास है? नो मैम। जो सिंपल वाली बुशोंग है, मतलब बताइए। जो बुशोंग है बुक, जो रेडियोग्राफी की है सिंपल, जिसमें एक्सरे ट्यूब वगैरह ये चीजें हैं, वो है आप लोगों के पास? नो मैम। नो मैम, कोई बुक नहीं हमारे पास। अच्छा, कोई बुक है ही नहीं आप लोगों के पास, चलो ठीक है। यस मैम, हमने पढ़ी ही नहीं है ना सिटी स्कैन। ये कौन इतना लिखने की कोशिश कर रहा है तो खैर मैं आप लोगों को बता दूंगी। वो सॉन्ग वाली भी जो है बुक, वो अच्छी बुक है काफ़ी, उसका पीडीएफ भी मेरे पास है, वो भी शेयर कर दूंगी, और इसका वाला भी कर दूंगी। ये वाली बुक जो ये स्पेसिफिकली सिटी के लिए है, और जो बुशोंग है दूसरी, वो उसके अंदर काफ़ी सारी मोडेलिटीज हैं, उसके बीच में मेमोग्राफी भी आपकी कवर हो रही है, उसके बीच में जो बेसिक एक्सरेज है सारा उसमें वो भी कवर हो रहा है, वो भी अच्छी बुक है। अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी? कौन सा सेमेस्टर है आप लोगों का, मतलब भाई क्या कौन चल कर रहा रहा है यार, ना करो ये। सेमेस्टर मैम मैम फिफ्थ फिफ्थ सेमेस्टर है, लेकिन अभी हमने सिर्फ सेमेस्टर है। अल्ट्रासाउंड करा है। सिर्फ अल्ट्रासाउंड पढ़ा है, इसके अलावा नहीं कुछ पढ़ा? चलो अब देख लेते हैं कुछ होता। अच्छा आप थोड़ा सा टॉपिक की तरफ चलते हैं, काफी इधर उधर की बातें हो गई हैं, बीच बीच में कुछ हो तो पूछ लेना, बल्कि बीच में ना पूछना, एंड पे पूछ लेना, ठीक है। तो अब था हमारे पास व्हाट इज सीटी। सीटी का मैंने बता दिया कि कंप्यूटर टोमोग्राफी है। इसका मतलब क्या है, टोमो का क्या मतलब है, टोमोज वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है कट करना, टू कट, ठीक है। और ग्राफी का मतलब है आप उसको देख रहे हो किसी भी तरीके से। कंप्यूटर टोमोग्राफी क्या होती है? अच्छा उसके बाद ये कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, मतलब हम एक्सरेज तो यूज करते ही हैं, तो हम इसमें भी एक्सरेज होते हैं, इस बात का तो आइडिया है ना कि एक्सरेज यूज होते हैं सीटी में भी। यस मैम। तो हम क्यों करते हैं सीटी, हम एक्सरे से गुजारा क्यों नहीं कर लेते, क्या वजह है? तो खास मैम वजह। इसमें डिटेल्ड मैम वो इमेज हमें अपडेट है ना, डिटेल क्रॉस है। सेक्शनल हमें मिलेगा। जी बिल्कुल, इसके अंदर हमें क्रॉस सेक्शनल इमेज मिलता है। जो एक्सरेज हैं, जो रेडियोग्राफी है, वो हमारे पास 2 डायमेंशनल है, ठीक है। 2D का इनका मतलब पता है ना, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, किस तरह से यस मैम। डायमेंशंस के हिसाब से, ठीक है। Yes, ma'am. पता ही होगा वैसे। उसके अलावा अब जो हम सीटी स्कैन है हमारे पास, ये जो होता है ये 3D होता है। सिंपल रेडियोग्राफी 2D है, ये 3D है। 3D में जो है हमें डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन हर तरीके से ये दिखा रही है। जी जी। सिटी में 2D भी तो होगा। सीटी में 2D किस तरह हो सकता है? 2D नहीं है उसमें, 3D और 4D है। सीटी में 3D इमेज ही होता है। 2D ये सिर्फ तब होता है जब आप उसका प्लेन चेंज करते हो। इसमें बनते हैं, इसमें स्कैनोग्राम्स बनते हैं। स्कैनोग्राम यानी एक फर्स्ट मैम बेसिक वो तो इमेज होती स्पेशल है। केसेस में ही हम लोग 2D हाँ लेते हैं सिटी में। 2D, हाँ ज्यादातर हम 3D लेते हैं। हाँ। और वैसे भी ये होता है कि हमने, अगर हमें 2D इमेज ही चाहिए तो फिर हम एक्सरे ही कर लेते हैं, फिर हम सीटी की तरफ क्यों आए, हम क्यों इतना महंगा टेस्ट करें पेशेंट का। अगर हमें 2D इमेज ही चाहिए तो हम उसका वही 700-800 रुपए का एक्सरे करा लेंगे, हमने जरूर उसके 5-6 हज़ार रुपए ज़ाया करने हैं। तो सीटी का मतलब मकसद ही बेसिकली ये है कि हमने डिटेल्स देखनी है,
हमने वो चीजें देखनी है जिनकी लिमिटेशन है हमारे पास। एक्सरेज के ऊपर, रेडियोग्राफी के ऊपर हम नहीं देख सकते, इंटरनल ऑर्गन्स हमें नहीं नजर आते। मतलब उस पर आप लोगों को भी आइडिया होगा इस चीज का कि एक्सरेज पे हम क्या चीजें देखते हैं। बोन रिलेटेड मसले हम ज्यादातर एक्सरेज पे देखते हैं, ज्यादातर, ठीक है, बाकी चीजें भी देखते हैं लेकिन मोस्टली। तो अगर हमने सीटी पे देखना है तो सीटी पे हम इंटरनल ऑर्गन्स देखेंगे, ब्लीड्स देखेंगे, तरह तरह के मसले जो डिजीज रिलेटेड हो सकते हैं, कैंसर्स हो सकते हैं, स्टेजिंग हो सकती है उनकी, वो चीजें हम सीटी के ऊपर देखते हैं। ठीक है, थोड़ा क्लियर हुआ है कि हम ये क्यों यूज करते हैं? यस मैम। मैम जी केयूबी के लिए हम लोग एक्सरे भी करते हैं और सीटी भी करते हैं, तो हम लोग एक्सरे क्यों कर रहे हैं फिर उसका? एक्सरे हम इसलिए कर रहे हैं कि केयूबी जो है बेसिकली क्या होता है, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर, ठीक है, ये 3 चीजें देखनी है। ये 3 चीजें जो है वो हम क्यों देखते हैं, हमने बेसिकली एक थोड़ा सा एक बड़ा एक मेजर सा पॉइंट होता है कि हमने इसमें स्टोन्स देखने हैं, ठीक है। अब स्टोन्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास एक्सरेज के अंदर जो है वो विजिबल होते हैं, यानी हमें नजर आ जाते हैं, मतलब उनकी एटॉमिक नंबर उनका इस तरह का होता है या उनकी उनकी कॉम्पोजिशन ऐसी होती है जो हमें उस पर नजर आ जाते हैं। लेकिन बाद औक़ात ऐसे होते हैं या वो किसी ऐसे पॉइंट पे पड़े होते हैं जो हमें 2D इमेज में, यानी हम सामने से देख रहे हैं तो हमें वो उस तरह से नहीं नजर आ रहे, वो मतलब उनके ऊपर सुपर इम्पोजिशन हुई हुई है किसी ना किसी वजह से, या किसी भी वजह से उनकी कंपोजिशन चेंज है, वो इस तरह से चेंज है कि वो हमें एक्सरे के ऊपर विजिबल नहीं होंगे। जो हमारी एक्सरेज हैं वो उनके साथ जब इंटरेक्ट करेंगी, वो 2D इमेज बनाएगा, वो हमें उस तरह से नजर नहीं आएगा कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे पड़े हुए हैं। सामने से तो हमें नजर आ जाएगा कि यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, मतलब हम देखने में कह देंगे कि ये बिल्कुल जी आपके मतलब इस यूरेटर में पड़े हुए हैं। हो सकता है वो मतलब यूरेटर के किसी और पार्ट में हो जहाँ पे हमें एक्सरेज में नजर आ रहे हैं, वो वहां पे ना हो। एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो तो फिर हमें उसकी सीटी से ही पता चलेगी कि अच्छा वो किस लेवल पे आ रहा है, उसके आसपास क्या मसले हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारे पास क्या मसले आ रहे हैं, किस तरह की पैथोलॉजीज हो रही हैं, अगर हमारे पास कोई स्टोन की वजह से कोई ना कोई ब्लॉकेज हुई है, ठीक है। तो इस वजह से हम जो है वो केयूबी करते हैं, सीटी केयूबी जो है वो ज़्यादातर इसलिए करते हैं क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास उधर नहीं क्लियर हो रही हैं एक्सरेज के ऊपर, कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ रही है, तो फिर हम उसकी वजह से सीटी के ऊपर आते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम जब डिटेल में जब हम अपने सिस्टमेटिक उसमें चलेंगे, जब हम सिस्टम वाइज चलेंगे सारे, जब हम देखेंगे प्रोटोकॉल देखेंगे, तब हम उसमें एक चीज़ देखेंगे कि हम ये क्यों क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है कि ये पता चल गया कि 3D में जो होता है टोमोग्राफी है सारा, इसका क्या सीन है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ आप लोग कि आप लोगों को आइडिया है कि एक्सरेज के ऊपर इमेजेस जो है वो किस तरह से बनती है? एक आप लोगों ने शायद कभी सुना होगा एटेन्युएशन होती है, सुना है कभी? यस एटेन्युएशन, सुना है। यस मैम। एटेन्युएशन क्या होती है, क्या मतलब है इस बात का? मैम वो अब्जॉर्ब हो रही होती है। एब्जॉर्ब भी हो रही होती हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के अलावा भी उनके अंदर कुछ हो रहा होता है, 2-3 फिनोमेना इकट्ठे हो रहे होते हैं। कोई आइडिया किसी को? रिफ्लेक्शन मैम रिफ्लेक्शन हो रही होती है, स्कैटरिंग हो रही होती है, अब्सॉर्ब हो रही होती है। बेसिकली जो रेज होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं, मतलब वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी या फिर एब्सॉर्ब हो जाएंगी। बिल्कुल, जो हमारे पास एक्सरेज है उनकी जो इंटेंसिटी है, उनके अंदर जो इंटेंसिटी जैसे जैसे उनकी कम होती जाती है, जैसे जैसे वो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है, स्ट्रक्चर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं, उनके अंदर तरह तरह की चेंजेस आती हैं, ठीक है। या तो किसी स्ट्रक्चर में वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है, या किसी स्ट्रक्चर से वो बिल्कुल ही पास कर जाएंगी, मतलब गुजर के बाहर निकल आएगी, डिटेक्टर पे जाके लगेंगी, ठीक है। या किसी जगह पे जो है वो, आप माइक म्यूट कर देंगे जिनका शोर आ रहा है, तो किसी जगह से जो है वो स्कैटर हो जाएंगी, ठीक है। वो उस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हमारे पास जो है वो इमेज प्रोड्यूस होगा। इमेज की जो क्या कहते हैं, जो मतलब कलर्स हैं उसके इमेज के, ग्रे स्केल इमेज बनती है, ब्लैक एंड व्हाइट होती है, जिस तरह की भी होती है, वो कलर्स वगैरह हमारे पास एक्सरेज की इंटेंसिटी कम होने की वजह से, एक्सरेज की अटेन्युएशन की वजह से हमारे पास एक इमेज बनता है एक्सरेज के ऊपर, ठीक है। सीटी में भी ऐसा ही है, अटेन्युएशन की वजह से इमेज बनता है। अब हमारे पास जो है, अब जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास एक्सरेज जो है वो बिल्कुल ही पास कर रही है किसी भी चीज के अंदर से, यानी बिल्कुल ही गुजर गई हैं, कोई अब्जॉर्प्शन नहीं हुई, कोई स्कैटरिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल पास कर गई हैं, तो वो इमेज किस तरह का बनना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग? ब्लैक बनना चाहिए, व्हाइट बनना चाहिए? चाहिए ब्लैक बनता है, ठीक है। तो इस तरह की जो बिल्कुल ही पास थ्रू कर जाती हैं, किसी जगह पे स्टॉप नहीं होती हैं, वो हमारे पास ब्लैक इमेज बनाती हैं। इस चीज को हम कहते हैं कि लो अटेन्युएशन हुई है, ठीक है। अटेन्युएशन का मतलब यही था ना कि मतलब डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज या कोई किसी भी तरह की रेज, ठीक है। अगर यानी वो बिल्कुल पास करेंगे तो इसका मतलब कि कोई उसमें डिक्रीज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मसला हुआ, तो वो वैसे की वैसे गुजर गई हैं, तो इसका मतलब कि इसकी अटेन्युएशन काफी कम, ठीक है। समझ आई इस बात की कि अटेन्युएशन कम किस तरह से है? यस मैम। यस मैम। और अगर हमारे पास जो है वो एक्सरेज एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो उसकी इमेज किस तरह की बनेगी?
वाइट ग्रे या डार्क ग्रे। वाइट बिल्कुल नजर आएगा। वाइट तो अगर हमारे पास एक्सरेज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो गई हैं तो हमारे पास वो वाइट इमेज बनाएंगी, और अगर हमारे पास वो मतलब वेरिंग डिग्री के हिसाब से एब्जॉर्ब हो रही हैं या पास कर रही हैं, स्कैटर हो रही हैं, जो भी हो रहा है, तो वो हमारे पास ग्रेइश सा इमेज वो बनाएगी। हाइपो एक्वाइक नजर आएगा। हाइपो एक्वाइक जो है वर्ड हम एको के लिए यूज करते हैं, हम साउंड्स के लिए यूज करते हैं। अगर आप एक्सरेज पढ़ रहे हैं तो आप उसमें एको, हाइपो एक्वाइक, हाइपर ये नहीं यूज करेंगे, ठीक है। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड से स्पेसिफिक है। ओके मैम। सही है। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब हमने इसमें बेसिक प्रिंसिपल देखना है, सीटी का जनरेशन देखनी है। अब आगे चलते हैं। सीटी के बारे में जो डिटेल है वो इस तरह की है कि हमारे पास एक कॉलीमेटेड एक्सरे बीम होती है, वो पेशेंट से टकराती है, पेशेंट के ऊपर हमने डायरेक्ट की होती है। उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर से इमेज फॉर्मिंग जो एक्सरेज है वो निकलती हैं और जाके वो डिटेक्टर पे लगती हैं, ठीक है। और डिटेक्टर से जो है वो हम उनका रिस्पांस रिकॉर्ड करते हैं और वो एक कंप्यूटर सिस्टम को जाता है। ये एक सिर्फ बेसिक सी जनरल सा एक ओवरव्यू है कि इमेज बनती किस तरह से। एक्सरेज आए हैं, पेशेंट से टकराए हैं, डिटेक्टर पे जाके लगे हैं, ठीक है। डिटेक्टर से जो हमारे पास जो भी रिजल्ट आया, जो भी डाटा आया डिटेक्टर से, वो हमारे पास जाएगा कंप्यूटर पे, सही है। जब वो कंप्यूटर पे जाएगा तो कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, डिफरेंट सेटिंग्स हैं, वहाँ पे इमेज जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको डिफरेंट तरीकों से सेट किया जाता है, उसके स्लाइसेस बनाए जाते हैं, उसका मतलब जो जो चेंजेस हमें चाहिए होती हैं, रिफॉर्मेशन की जाती है। हमें 3D इमेज चाहिए तो उसमें 3D इमेज भी बना लेते हैं, ठीक है। यानी वो हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन की जाती है। ये सारा मैथमेटिकल प्रोसेस है, इसमें सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। ये यानी हमारे काम का नहीं है, लेकिन सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू देने के लिए कि हमारे पास सीटी पे इमेज बनता है किस तरह से, वो इस तरह से बनता है। कुछ समझ आइए कि किस क्या कहानी हुई है इसकी। Yes, ma'am. एक्सरेज आई ये हैं, पेशेंट से टकराई हैं, पेशेंट के बाद वो डिटेक्टर पे, यानी हमारे पास जो भी डाटा उसे हुआ डिटेक्टर पे गया है, डिटेक्टर से सारा डाटा हमारे पास, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम हमारा अटैच्ड है कंप्यूटर सिस्टम पे गया है, वहाँ पे जाके सारी एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग सारी हमारे पास उसकी सेटिंग्स हुई हैं और फिर हमने उसे एक डिस्प्ले हमें इमेज का मिल गया, सही है। इसके अलावा जो है हमारे पास हेलिकल सिटी भी आता है। हेलिकल सिटी को हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, अभी आप लोग काफी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो फादर ऑफ सिटी है, जो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, अभी तो नहीं है, जो थे, ठीक है, उनका नाम है गॉडफ्रे हाउसफील्ड, ठीक है। इन अंकल ने जो है वो काफी ज्यादा मेहनत की थी और इन्होंने, इनसे पहले भी यानी सिटी के ऊपर काम होता रहा था, लेकिन जो फर्स्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थी सिटी के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए, जो फर्स्ट इमेजेस जो कह लो जिसको बनाई गई, तो वो हमारे पास ये गॉडफ्रे हाउसफील्ड है, उन्होंने किया था, ठीक है, 1970 में। और इसके अलावा ये है कि इनके अलावा इनके साथ एक और थे, सर एलन कॉर्मैक थे। इन्होंने भी जिनके साथ जो है वो नोबेल प्राइज भी शेयर किया था, ये सिटी से रिलेटेड ही। और इन दोनों ने मिलकर काफी नहीं एल्गोरिथम्स और सारे सिटी की जो सेटिंग्स वगैरह जो आजकल हमारे पास है उनकी बेसिक्स इन दोनों ने रखी थी, ठीक है। अगर हम फादर ऑफ सिटी की बात करेंगे तो वो गॉडफ्रे हाउसफील्ड है, सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन का क्या मतलब है कि नहीं, हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि हमारी सिटीज हमारे पास जो है वो काम किस तरह से कर रहा है, सही है। अच्छा, अब इसमें इस तरह की कहानी होती है कि हमारे पास जो एक्सरेज और जो डिटेक्टर्स है वो हमारे पास इकट्ठे मूव कर रहे होते हैं एक ही टाइम पे यूजुअली, ठीक है। अगर हम सिटी का, अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को कोई आइडिया हो तो मैं आप लोगों को इमेज दिखाती हूँ, एक मिनट। अब जैसे ये वाली इमेज देख लो, इसमें ये जो ऊपर है ये हमारे पास एक्सरे ट्यूब है, सही है। और नीचे हमारे पास जो है यहाँ पे ये डिटेक्टर पड़ा हुआ है। सीटी में यूजुअली ये होता है कि एक्सरे बीम भी मूव कर रही होती है, जो एक्सरे ट्यूब है वो भी मूव कर रही होती है, तो डिटेक्टर भी उसके अकॉर्डिंग मूव कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल शुरू वाली कहानी है, कन्वेंशनल एक्सरे की बात हो रही है। उसके बाद क्या हुआ कि सीटी जो है वो डिफरेंट तरीकों से जो है वो रिफॉर्म होता गया, उसकी जनरेशन आती गई। सबसे पहले बेसिक जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकंड जनरेशन, जैसे हमारे कंप्यूटर्स की भी जनरेशन आती हैं, मतलब मोबाइल फोन वगैरह भी हमारे अपडेट हो जाते हैं, तो उसी तरह से सिटी की भी जनरेशन आई है, सिटी भी अपडेट होता रहा है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में हमारे पास दो मेजर टर्म्स आती हैं, ये आप लोगों ने याद भी करनी है, इन लोगों की इनकी डेफिनेशंस वगैरह कि ये क्या होती हैं। एक है हमारे पास ट्रांसलेशन और दूसरी होती है प्रोजेक्शन, ठीक है। जो ट्रांसलेशन है हमारे पास वो क्या चीज है, कोई नाम सुना है कभी ट्रांसलेशन के बारे में, क्या होती है? कोई लेक्चर सुन भी रहा है? नो मैम, मैम बता दें, हमें नहीं पता। ठीक है, मैंने तो बताना ही है। अच्छा, ट्रांसलेशन हमारे पास क्या होते हैं कि जब हमारे पास जो डिटेक्टर और सोर्स है, सोर्स बेसिकली एक्सरे ट्यूब को कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब हमारे पास सोर्स और डिटेक्टर जो है वो एक स्वीप कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, यानी एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं अपने, जब हमारा पेशेंट दरमियान में पड़ा हुआ है और उसके साइड से हमारे पास जो डिटेक्टर और सोर्स है वो एक पूरा चक्कर कंप्लीट करके जब वापस आया ना, वो हमारे पास एक ट्रांसलेशन हो गई है, ठीक है।
जो पूरा राउंड उसने सर्कल लगा लिया डिटेक्टर ने भी और जो ट्रांसलेटर ने भी, और डिटेक्टर ने भी सॉरी और सोर्स ने भी, वो हमारे पास जो ट्रांसलेशन, एक पूरी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और ट्रांसलेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो भी अटेन्यूएशन हमारे पास एक्सरे से होनी होती है बॉडी के स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग, एक्सरे एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग, जो भी कुछ होना होता है हमारे पास, वो सारा कुछ हमारे पास ट्रांसलेशन के प्रोसेस में होता है, सही है। ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या है कि सोर्स और डिटेक्टर जो है वो एक जब पूरा स्वीप कंप्लीट कर लेते हैं अक्रॉस द पेशेंट, वो हमारे पास ट्रांसलेशन है। और उसके बाद प्रोजेक्शन हमारे पास क्या होती है कि इस ट्रांसलेशन के बाद, यानी इसके बाद जो अटेन्यूएशन पैटर्न हमारे पास आता है कि भी जो जिस तरह का ऑर्गन है उस तरह से हमारे पास अटेन्यूएशन हो रही है, बोन्स में जैसे हो रही है, लंग्स में हो रही है जैसे, या किसी भी जगह पे जहाँ पे जैसे जैसे हो रही है, उसके बाद हमारे पास जो इंटेंसिटी प्रोफाइल बनती है, यानी उसके बाद हमारे पास जो एक इमेज बनता है, वो हमारे पास बेसिकली प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। दो चीजें हैं Yes, इसमें, ma'am. एक ट्रांसलेशन है और एक प्रोजेक्शन है। समझ आइए इसकी कुछ की क्या बात हो रही है इस बारे में। यस मैम। यस मैम। स्लाइड्स वगैरह मैं सिर्फ आप लोगों को भी बेसिक यानी कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, मतलब हम सारी बातें ये लेक्चर यस मैम। चलते रहने हैं तो उसको हम देखते रहेंगे। ये आप स्लाइड्स वगैरह आप लोग पढ़ना, जहाँ जहाँ पे ना समझ आए वो मेरे से पूछना, मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी मैं सिर्फ इसको चल रही हूँ बेसिक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें ये देखो ये डिटेक्टर है नीचे, डिटेक्टर नहीं सॉरी एक्सरे ओके ट्यूब मैम। है, ठीक है। एक्सरे ट्यूब है, इसमें से एक्सरेज निकल रहे हैं, पेंसिल बीम फॉर्म में निकल रहे हैं। ये आगे डिटेक्टर, सिंगल डिटेक्टर, एक ही डिटेक्टर लगा हुआ है, ये प्रोजेक्शन उसकी डिफरेंट आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसलेशन के बाद ये सारी हमारे पास प्रोजेक्शन आ रही हैं, सही है। ये सिंपल यानी एक बिल्कुल बेसिक सा, यानी ये अब तो ये बिल्कुल यूज नहीं होता, लेकिन ये बहुत जब कन्वेंशनल टोमोग्राफी की अगर बात करें तो ये इस तरह से थी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब हमारी एक ट्रांसलेशन इस तरह खत्म होती है, एक रोटेशन कंप्लीट होती है, तो हमारे पास दूसरी ट्रांसलेशन शुरू होती है। फिर जब हमारे पास मल्टीपल ट्रांसलेशन आ जाती हैं, यानी मल्टीपल प्रोजेक्शन आ जाती हैं, तो उसके बाद जो है वो हम उनको मतलब डिजिटली स्टोर कर लेते हैं कंप्यूटर में। और उसके बाद उनको हमने जिस भी तरह से हमने इमेज बनाना और रिकंस्ट्रक्शन करना वो हम उसके बाद उनको कर लेते हैं, सही है। यानी ट्रांसलेशन पहले होगी, फिर प्रोजेक्शंस बनेंगी, प्रोजेक्शंस के बाद उसकी रिकंस्ट्रक्शन होगी। ये तीन चीजें इसके बीच में आ जाती हैं बेसिक प्रिंसिपल में। जी उसके बाद मैम। हमारे जी मैम फर्स्ट ट्रांसलेशन होगी, फिर प्रोजेक्शन होगी और फिर सेकंड ट्रांसलेशन होगी। वो ट्रांसलेशन होती रहेगी। रिकंस्ट्रक्शन होगी। जो हमारे पास जो 3 स्टेप है ना बेसिकली वो इस तरह होते हैं कि ट्रांसलेशन है, प्रोजेक्शन है और फिर रिकंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो रिकंस्ट्रक्शन सबसे एंड पे होगी, जब हमारे पास मल्टीपल ट्रांसलेशन होंगी। मल्टीपल ट्रांसलेशंस के बाद मल्टीपल प्रोजेक्शंस बनेंगी, ठीक है। और जब मल्टीपल प्रोजेक्शंस बन जाएंगी तो उसके बाद हम जो हमारे पास एक बड़ा सारा डाटा आ जाएगा उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। ये तो अभी यानी हमने तो एक एक चीज को देखा ना कि ट्रांसलेशन होती क्या है, प्रोजेक्शन होती क्या है। ये मतलब अब जैसे अगर हम ब्रेन की बात करें, अगर हमारा हेड सीटी हो रहा है तो उसमें हम सिर्फ एक दफा तो ट्रांसलेशन नहीं ना होगी हमारी, मतलब मल्टीपल, मतलब अच्छा खासा मतलब बड़ा एरिया है, ऊपर स्कल के शुरू से लेकर आप नीचे तक आ जाओ, अगर अपने जॉ तक आ जाओ तो अच्छा खासा बड़ा एरिया है। एक ट्रांसलेशन तो हमारा गुजारा नहीं ना होगा, हम इसमें मल्टीपल ट्रांसलेशन होंगी, मल्टीपल लेवल पे ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। मल्टीपल प्रोजेक्शन आएंगे, उस प्रोजेक्शन के बाद हम जो हमारे पास जो एक काफी हैवी सा डाटा इकट्ठा होगा उसके बाद हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। कुछ समझ आई? यस मैम। सही है। अच्छा, उसके बाद ये CTMH का लिखा हुआ है कि हमारे पास ट्रांसएक्सिलर ट्रांसफर्स इमेज होता है। CT को ना किसी जमाने में काफी पहले जमाने में ना इसको CAT कहते थे, कैट स्कैन कहते थे, ठीक है। CAT को क्या होता था, उसको कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी कहते थे। तो किसी जमाने में ये सिर्फ एक्सियल ही होती थी, बाकी प्लेन्स में ये नहीं होती थी। लेकिन बाद में जो ऐसा था जब रिफॉर्म्स आती गई हैं, ये जिस तरह मॉडिफाई होती गई है, तो उसमें फिर कोरोनल और सैजिटल इमेजेस भी उसमें आते गए हैं, ठीक है। इसलिए जो है वो कन्वेंशनल टोमोग्राफी जहाँ पे आएगी तो वो एक्सियल टोमोग्राफी उसको कहा जाता है, वो CAT होता था। ये देख लो, ये एक्सियल यानी उस जमाने में एक्सियल जो है वो किस तरह से होता था, वो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन के अकॉर्डिंग होता था। और जो ट्रांसफर जो है वो किस तरह से था कि वो अपर और लोअर हाफ में बॉडी को कट किया होता था, तो उससे हमें इस तरह की इमेज मिलता है। मैम स्लाइड्स ही नहीं आ रही। शेयर नहीं हो रही स्क्रीन? मैम हो रही है। मैम हो रही है। हो रही है मैम। हो रही है। ठीक है। मैम अब भैया पहले ठीक नहीं आ रही थी। अच्छा, मेरे पास तो सही हो रही है। ऐसा कोई मसला आ रहा हो तो फिर साथ साथ बता दिया करो ताकि देखना उसको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है जनरेशंस ऑफ CT। जनरेशंस का मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे हमारे मोबाइल फोन अपडेट होते हैं, हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम से किसी जमाने में पेंटियम चलते होते थे, पेंटियम 3, 4 इस तरह, याद है अगर कोई हो पुराने जमाने का, थोड़ा बहुत नहीं होगा वैसे। Yes, ma'am. तो इस तरह होता था, ठीक है। ये जैसे अभी i5 i6 वो सॉरी i7 वगैरह ये चल रहे होते हैं सारे,
तो इसी तरह ये सीटी की भी जनरेशन हमारे पास सीटी भी अपडेट होता गया, मॉडिफाई होता गया। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन थी, बड़ी पुरानी जनरेशन थी, ठीक है, अब तो ये खैर इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है कि इनके बारे में काफी क्वेश्चन वगैरह आते होते हैं, लोग भी बल्कि पूछते हैं। तो बल्कि किसी जगह पे जाओगे ना तो सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन करेंगे ना कोई, वो यही करेंगे कि अच्छा सीटी की जनरेशन बताओ कितनी होती है। हालांकि अब इनका कोई फायदा नहीं है, लेकिन पता होनी चाहिए कि कितनी होती है, ठीक है। तो अच्छा, जो हमारे पास सीटी की जो फर्स्ट जनरेशन है हमारे पास, उसमें ये होता था कि ये चीज़ें ना एक दफ़ा जब हम सारी स्लाइड्स को गो थ्रू कर लेंगे ना, तो उसके बाद ये आप लोगों ने खुद से ना एक टेबल बनाना है अपने पास, ठीक है। मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग लेकिन खुद से भी बना लेना कि सारी जनरेशंस को यानी कंपैरिजन किया हुआ कि किस किस जनरेशन में क्या क्या चेंजेस आए। छोटी छोटी चेंजेस हैं, कुछ खास बड़ी नहीं है। अब हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन सीटी था ना, उसके अंदर हमारे पास जो सोर्स और डिटेक्टर की जो मूवमेंट थी, अब मैंने बताया ना कि सोर्स और डिटेक्टर हमारे पास मूव करते थे, तो जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें ट्रांसलेट एंड रोटेट टाइप मूवमेंट थी, ठीक है। तो उसमें यानी एक ट्रांसलेशन होती थी, फिर रोटेशन होती थी, और उसके बाद जो है ना रोटेशन के बाद हमारे पास जो अपना डिटेक्टर और सोर्स था वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वापस आ जाते थे, ठीक है। यानी एक ट्रांसलेशन का मैंने बताया ना कि किस तरह से वो मूव करते हैं। जब वो मूव करते थे फिर उसके बाद वो हल्का सा रोटेट करते थे और उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वापस आ जाते थे, यानी उसमें काफी टाइम लगता था। और इसमें हमारे पास जो एक्सरे बीम होती थी, जो एक्सरे की यानी जो एक्सरे बीम की जो शेप होती थी वो पेंसिल बीम होती थी, यानी कि डायरेक्ट एक ही बीम निकल रही है और वो सीधा जाके हमारे एक ही पॉइंट पे लग रही है, ठीक है। इसमें सिंगल डिटेक्टर यूज होता था, इसी वजह से इसका टाइम भी काफी लगता था। इसमें 5 मिनट इमेजिंग टाइम था। ये शुरू में सिर्फ ब्रेन के लिए यूज करते थे, ये बहुत पुरानी बात है। जब ये नया नया यानी हमारे पास स्टार्ट हुआ था सीटी स्कैन जो, तब की बात है ये, क्योंकि इसकी तो अब इमेजेस भी नहीं मिलती हैं, यानी इतना पुराना हो चुका है कि इसका क्या कहानी थी, सही है। और इसके बारे में मैं इसकी दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो पहली इमेज देखी है ना, ये वाली इमेज जो है, ये हमारे पास बेसिकली ना फर्स्ट जनरेशन की इमेज है कि ये पेंसिल बीम इसमें से निकल रही है, सिंगल डिटेक्टर है, पहले एक प्रोजेक्शन जा रही है, फिर दूसरी जा रही है, फिर उसके बाद करते करते आगे तक प्रोजेक्शन आ रही हैं जितनी हमें चाहिए, सही है। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन सिस्टम में हमारे पास क्या चेंजेस आई थी इसके अंदर। ये सबसे जो एक मेजर चेंज था वो ये था कि हमने पहले पढ़ा है कि हमारे पास पेंसिल बीम थी, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में हमारे पास जो चेंज आया है वो ये कि इसके अंदर हमारे पास फैन शेप बीम है। बीम की जो शेप है वो फैन शेप हो चुकी है। फैन शेप का क्या मतलब है, यहाँ नजर आ रही है इमेज में? यस मैम। नजर आ रही है सबको? इमेज सबको Yes, नजर आ ma'am. रहा है ना किस तरह का होता है कि इसमें हमारे जी पास जी जी मैम। डिटेक्टर्स जो थे वो इसमें हमारे पास एक से ज्यादा भी हो सकते थे, ठीक है, मल्टीपल हो सकते थे। और लेकिन इसमें हमारे पास एक्सरे बीम है वो फैन शेप होती थी। फैन शेप यानी ऊपर से नैरो है और आगे जाके ब्रॉड हो रही है। इसके अंदर हमारे पास एक मेजर चेंज उसमें ये आया कि फैन शेप होगी, क्योंकि जो पेंसिल बीम की लिमिटेशन क्या थी कि वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे जा रही थी, हमारे पास इमेज प्रोड्यूस करने में बहुत टाइम लग रहा था। जब हमने उसको चेंज किया तो हमारे पास क्या हुआ कि जो फैन शेप बीम थी उसके पास ये हुआ कि हमारे पास एक यानी बड़े एरिया को उसने कवर किया। सारी बात है, पेंसिल बीम एक ही जगह पे जा रही है, फैन शेप है तो वो एक बड़े एरिया को कवर कर रही है, ठीक है। और वो हमारे पास टाइम भी उस लिहाज से कम लेता था। ये हमारे पास क्या हुआ, इसके पास हमारे पास एक डिसएडवांटेज क्या आया इस चीज का? हमने लिखा हुआ देख के बता दो। मैम रेडिएशन ज्यादा होंगी। रेडिएशन इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, जहाँ पे बॉडी शेप के अकॉर्डिंग, सारी बात है, बॉडी की शेप डिफरेंट है, कहीं पे नैरो हो जाती है, कहीं पे ब्रॉड हो जाती है, उसके हिसाब से मतलब कुछ जगहों पे हमारे पास जो है बीम की इंटेंसिटी, ये रेडिएशन की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई थी, कुछ जगहों पे कम हो गई थी। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए फिर हमें इसके ऊपर फिल्टर्स लगाने पड़े। एक बो टाई फिल्टर होता था, वो ये नहीं, उसका काम ही यही होता था कि वो हमने लगा दिया ना तो वो हमारे पास एक यूनिफॉर्म बीम जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है। अब ये देखो, ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन का कंपैरिजन है, ठीक है। पेंसिल बीम किस तरह से थी और हमारे पास जो फैन शेप बीम है वो किस तरह से थी, फिर दरम्यान में हमें उसका बो टाई फिल्टर भी लगाना पड़ा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड जनरेशन का सबसे एक फायदा हमें ये हुआ था कि हमारे पास जो है ना स्पीड इंक्रीज हो गई थी। सारी बात है, मल्टीपल डिटेक्टर से उसमें जो पहली वाला हम पढ़े थे कि उसमें था कि सिंगल डिटेक्टर था, वो एक ट्रांसलेशन कंप्लीट होती थी, फिर अगली शुरू होती थी, फिर एक कंप्लीट हुई, फिर अगली शुरू हुई, ठीक है। सेकंड जनरेशन में ये हुआ कि मल्टीपल डिटेक्टर से जरा हमारे पास काम जरा जल्दी हो रहा था। उसके बाद हमारे पास यानी 5 to 30 डिटेक्टर इसमें आ सकते थे, और हमारे पास जो है वो ट्रांसलेशन का जो रोटेशन का टाइम है, ट्रांसलेशन का टाइम है, वो भी हमारे पास इंक्रीज कर गया था। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास पॉइंट है इसके बीच में, उसकी सारी कहानी लिखी हुई है कि इसकी जो टाइप थी वो क्या थी, ट्रांसलेट एंड रोटेट थी, फैन बीम था, डिटेक्टर रेस में जो है, और उसमें इमेजिंग टाइम हमारे पास 5 मिनट से कम होकर 30 सेकंड रह गया, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड जनरेशन की पूरी कहानी है। उसके बाद हमारे पास जो अगली जनरेशन आई वो थर्ड जनरेशन सीटी थी। थर्ड जनरेशन सीटी मतलब
इसमें क्या चेंजेस हो सकती हैं आप लोगों के अकॉर्डिंग, क्या कुछ इसमें हो सकता है? सामने लिखा हुआ है, देख के बता दो। तो ये फास्ट होगी मैम। जाहिर है जैसे जैसे हम जनरेशन ये इम्प्रूव लेस देन करते 1 जा रहे सेकंड हैं। में ही हो जाएगी, ज्यादा हाँ टाइम जी नहीं। जी ठीक है। अब देखो जैसे जैसे हम अपनी जनरेशन यानी जैसे जैसे इम्प्रूव करते जा रहे हैं, तो हमारा उसमें मकसद ये है कि हम अपनी जो लिमिटेशंस आ रही हैं उनको कम से कम करें। इसमें हम ये कोशिश यही करेंगे कि हमारा टाइम कम से कम, सबसे ज़्यादा मसला टाइम का ही था, जो बेसिक मसला था, एक टाइम का था और एक इमेज क्वालिटी का था। ठीक है, तो टाइम हमने इसमें कोशिश किया कि हमारे पास जो है वो लेस देन 1 सेकंड हो जाए। अच्छा, थर्ड जनरेशन सिटी में हमारे पास क्या था कि अभी हम डिटेक्टर सिंगल सिंगल पढ़े थे, ठीक है, फर्स्ट में और सेकंड में। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि हमारे पास कर्वीलिनियर अरे आ गई डिटेक्टर्स की। ठीक है, कर्वीलिनियर का क्या मतलब है, यानी कर्व में डिटेक्टर लगे हुए थे लाइन में, मतलब उसमें काफी सारे डिटेक्टर्स हैं मैम और इसमें जी जी मैम सेकंड में तो आपने मल्टीपल डिटेक्टर बताया है ना? मल्टीपल डिटेक्टर्स है ना, लेकिन वो कर्वीलिनियर फॉर्म में नहीं थे, वो सीधी लाइन में लगे हुए थे। ठीक है, इसमें भी मल्टीपल डिटेक्टर है लेकिन इसमें कर्वीलिनियर फॉर्म में लगे हुए हैं। अब मैं दिखाती हूँ इसकी इमेज भी। उसके बाद हमारे पास इसमें क्या था कि जो हमारे पास थर्ड जनरेशन सिटी है, इसके अंदर हमारे पास वो फैन बीम थी, मैंने बताया। फर्स्ट वाले में पेंसिल बीम थी, सेकंड वाले में फैन बीम थी, थर्ड वाले में भी हमारे पास फैन बीम ही रही है। ठीक है, इसके अलावा इससे हमारे पास इसका फायदा क्या था कि हमारे पास ना कांस्टेंट पाथ लेंथ आ गया था कर्वीलिनियर इसके होने की वजह से, यानी वो कॉन्स्टेंटली एक ही उसमें पाथ में मूव कर रहे थे, तो वो इमेज क्वालिटी हमारे पास ज्यादा बेहतर हो गई थी। ठीक है, इमेज रिकंस्ट्रक्शन हमारे पास ज्यादा अच्छी आती थी एक कांस्टेंट पाथ होने की वजह से। अब ये देखो, ये हमारे पास जो ये थर्ड जनरेशन है, इसमें फैन बीम ही है लेकिन इसमें डिटेक्टर अरे इस तरह से है कर्वीलिनियर फॉर्म में। समझ आइए कर्वीलिनियर का क्या मतलब है? मैम थोड़ा सा बता दें। यस मैम। देखो ना, कर्वीलिनियर इसके नाम से पता चल रहा है कि वो कर्व में लगी हुई है। अब हम अगर सेकंड जनरेशन की बात करें, ये वाली देखो, इसमें जो डिटेक्टर्स लगे हैं वो एक लाइन में लगे हुए हैं, इस तरह से, ये 1 2 3 लाइन में लगे हुए हैं ना। यस मैम। और ये वाली अब देखो थर्ड जनरेशन है, इसमें डिटेक्टर्स जो है वो कर्व फॉर्म में लगे हुए हैं। जी जी मैम। कर्व फॉर्म में लगे होने की वजह से हमारे पास ज्यादा एरिया भी कवर हो रहा था। ठीक है, और इसका जो मोड था वो रोटेट ऑनली था। अच्छा, अब उसके पास हमारे पास जो अगला, इसमें जो हमारे पास एक डिसएडवांटेज आता था वो क्या था, इसका ना एक बड़ा मेजर सा डिसएडवांटेज है थर्ड जनरेशन का, कि इसमें ना हमारे पास रिंग आर्टिफैक्ट आता था। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, मतलब अक्सर जगहों पे पूछा जाता है, मतलब ये प्रैक्टिकली भी पूछते हैं और वैसे भी पता होना चाहिए कि रिंग आर्टिफैक्ट का क्या मतलब था, ये क्यों आता था थर्ड जनरेशन में। अब देखो हमारे पास मल्टीपल डिटेक्टर एक लीनियर फॉर्म में लगे हुए हैं, कर्वीलिनियर फॉर्म में। ठीक है, अब अगर उसके बीच में से कोई एक भी डिटेक्टर खराब हो गया ना, मतलब जारी बात है मल्टीपल डिटेक्टर्स हैं, एक भी डिटेक्टर खराब हो गया तो हमारी जो इमेज जिस तरह की बननी थी उस तरह की नहीं बनी। उस जगह पे हमारे पास एक आर्टिफैक्ट आ गया, उस आर्टिफैक्ट को रिंग आर्टिफैक्ट का नाम दिया। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स के बारे में आइडिया है कि क्या होते हैं? यस मैम। मैम यस मैम। थोड़ा सा Yes, बोरिंग ma'am. लग रहा होगा लेकिन ये मजबूरी है क्योंकि जनरेशन इंपॉर्टेंट है, पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसकी ये कहानी है कि इसमें हमारे पास क्या था, फैन बीम थी, डिटेक्टर अरे थी, इसमें कर्वीलिनियर, इमेजिंग टाइम इसमें हमारे पास बहुत कम हो गया, यानी सब सेकंड हो गया, सेकंड से भी कम चला गया। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज क्या आ गया कि हमारे पास रिंग आर्टिफैक्ट आ गया। रिंग आर्टिफैक्ट क्यों आया कि अगर हमारे पास कोई भी सिंगल डिटेक्टर की मेल फंक्शन आ जाता था, कोई भी मसला आ जाता था ना, तो हमारे पास वहां पे जो है वो उस डिटेक्टर के हिसाब से जो हमारे पास रिजल्ट आना था उस डिटेक्टर का रिजल्ट नहीं आता था, उस जगह पे वहां पे एक ब्लैंक सा एरिया रहता था रिंग फॉर्म में, तो वो हमारे पास रिंग आर्टिफैक्ट बन जाता था। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड जनरेशन की कहानी थी। रिंग आर्टिफैक्ट ये देख लो किस तरह से है कि हमारे पास डिटेक्टर एक लाइन में लगे हुए हैं, नजर आ रहे हैं, कर्वीलिनियर फॉर्म में लगे हुए हैं। ये एक डिटेक्टर था, इसकी मेल फंक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे यानी हमारे पास इसने काम करना खत्म कर दिया, इसका काम खराब हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास उस जगह से हमारे पास जब भी हमारे डिटेक्टर ने सोर्स ने जब मूव किया तो उस जगह से हमारे पास इमेज ही नहीं प्रोड्यूस हुई, उस जगह पे खाली एक ब्लैंक सा एरिया आ गया। उस ब्लैंक एरिया को, यानी वो रिंग फॉर्म में था तो उसको रिंग आर्टिफैक्ट कह दिया गया। ठीक है, अब हमारे पास आता है फोर्थ जनरेशन सिटी के। फोर्थ जनरेशन सिटी क्या है? ये फोर्थ जनरेशन सिटी की एक इमेज है, एक पिक्चर है कि किस तरह से था। अभी हमने पहले जो अपने डिटेक्टर्स पढ़े हैं वो जिस तरह थे, एक सीधा डिटेक्टर से, एक लीनियर था, कर्वीलिनियर था। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ कि हमारे पास रिंग फॉर्म में डिटेक्टर्स थे। ठीक है, इसमें यानी पूरा स्टेशनरी डिटेक्टर से, इसमें डिटेक्टर मूव नहीं करते थे। पहले हमने पढ़ा क्या है, पिछले जो हमने सारे पढ़े हैं उसमें ये था कि हमारे पास सोर्स भी मूव कर रहे हैं और डिटेक्टर्स भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड जनरेशन में हमारे पास रोटेट ओनली मोड था। लेकिन जो फोर्थ जनरेशन है इसमें क्या था, इसमें हमारे पास जो एक्सरे सोर्स है
वो रोटेट करता था, लेकिन जो हमारे डिटेक्टर्स हैं वो स्टेशनरी थे और वो एक रिंग की फॉर्म में थे कंप्लीट। समझ आइए कुछ डिफरेंस पता चल रहा है इसका और बाकी सब जनरेशंस का आपस में? यस मैम। पढ़ाता है। ठीक है, ये अब जो लास्ट पॉइंट है वो देख लो। इसमें फोर्थ जनरेशन इमेजिंग सिस्टम हमारे पास क्या था कि रोटेट एंड स्टेशनरी था। रोटेट हम एक्सरे ट्यूब की बात कर रहे हैं और स्टेशनरी हम डिटेक्टर्स की बात कर रहे हैं। ये जो जिस तरह लिखे हुए ना, रोटेट 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 ट्रांसलेट ट्रांसलेट रोटेट, जिस तरह भी, इसमें जो पहला वाला वर्ड है हमारे पास वो हम यूज कर रहे हैं एक्सरे बीम के लिए, यानी एक्सरे ट्यूब के लिए। और जो सेकंड वर्ड है जैसे स्टेशनरी है या ट्रांसलेट है या कुछ है, जो सेकंड वर्ड होता है रोटेट एंड स्टेशनरी है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट वर्ड रोटेट है ये हम एक्सरे बीम के लिए यूज करें, इसमें बीम रोटेट करती है। और जो हमारे पास डिटेक्टर्स हैं वो स्टेशनरी हैं। ठीक है, ये इसके कन्वेंशनली इसको इसी तरह से पढ़ा जाता है। उसके बाद हमारे पास फैन बीम थी, इसमें डिटेक्टर अरे थी और इसमें भी सब सेकंड इमेजिंग टाइम था कि इमेजिंग टाइम हमारे पास इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। अब इसमें मल्टीपल डिटेक्टर्स होने की वजह से हमारे पास ये भी फायदा इसका हुआ कि हमारे पास इमेज क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी आ गई, हमें इसमें रिकंस्ट्रक्शन में बहुत आसानी हो गई। काफी सारी चीजें जो हमें इसके साथ जैसे जैसे हमारी जनरेशन इंप्रूव होती हैं वैसे वैसे इसमें चीजें ठीक होती हैं। ठीक है, अब इसमें यही लिखा हुआ है कि ज्यादा मतलब बड़ी ह्यूज जंप्स थी फर्स्ट जनरेशन से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन, इवन अब तो सेवंथ जनरेशन तक भी बात चली गई है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास चीज आती है हेलिकल सिटी। हेलिकल सिटी जो है वो अपने नाम से क्या लग रहा है, क्या चीज होती है? कोई आइडिया इसके बारे में कभी सुना हो क्या होता है? नो मैम। हेलिकल मूवमेंट। हेलिकल मूवमेंट बेसिकली ये होता है कि इसमें एक्सरे मतलब हम हेलिकल से ये समझते हैं कि भाई कोई भी यानी जैसे स्प्रिंग टाइप कोई चीज होती है, वो स्प्रिंग एक हेलिकल होता है ना, तो अगर जैसे कोई हेलिकल फॉर्म है हमारे पास, एक्सरे ट्यूब जो है ना वो उस तरह से मूव करेगी। असल कहानी ये नहीं होती, एक्सरे ट्यूब उस तरह से मूव नहीं करती। हमारे पास क्या होता है कि जो पेशेंट काउच है, ये सीटी की मशीन देखी हुई है कभी लाइव किसी ने भी? यस मैम। यस मैम। यस मैम देखिए। तो सीटी की मशीन में यही होता है कि मतलब बाकी सारी चीजें जो है वो अपनी जगहों पे लगी हुई हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास पेशेंट काउच है, ये जो पेशेंट टेबल है वो मूव करता है अंदर और बाहर की तरफ। ऐसा ही होता है ना, देखा हुआ है सीटी होते हुए? यस जी मैम। मैम। यस तो मैम। जो हमारे पास जो पेशेंट जो काउच की मूवमेंट है ना, ये हमारे पास बेसिकली हेलिकल सीटी है। हमारा जो आजकल का जो लेटेस्ट यानी जो चल रहा है हर जगह पे, ये वो हेलिकल सीटी ही है। ठीक है, और हेलिकल सीटी का क्या मतलब है कि हमारे पास ये पेशेंट काउच जो है वो मूव करता है, एक्सरे ट्यूब अपनी जगह पे रहती है। पेशेंट काउच मूव करने से क्या होता है कि हमारे पास वही जो इमेज जो एक पॉइंट पे आनी थी, अगर ये मूव ना करता तो इमेज एक ही पॉइंट पे आनी थी, ठीक है ना। तो अब एक्सरे ट्यूब अपनी जगह पे है, वहां से एक्सरे बीम निकल रही है, पेशेंट को हम आगे पीछे मूव कर रहे हैं और वो एक्सरेस जो है वो डिफरेंट जो उसका एरिया है बॉडी का, जो जो हमें चाहिए, जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो उस एरिया को कवर कर रही है। ठीक है, समझ आइए इस बात की कि हेलिकल से क्या मतलब है और एक्सरेस किस तरह से हम हेलिकल बात करेंगे, हेलिकल सीटी है। ये अक्सर जगहों पे जो है जहाँ जहाँ पे हमारे पास डायग्नोस्टिक सेंटर्स है उनके बाहर लिखा होता है कि हेलिकल सीटी, शायद देखा हो कभी। तो हेलिकल सिटी का क्या मतलब है, ये यानी लेटेस्ट जनरेशन में से है, यानी हमारा आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो हेलिकल सिटी है। ट्रेडिशनल सिटी उसको कहते हैं। ट्रेडिशनल सिटी पहले वाला था कि उसमें मूव नहीं करता था, जो अब लेटेस्ट वाला है उसमें हमारे पास जो है वो मूव करता है। ठीक है, यस मैम ओके। पेशेंट का मूव करता है। इसको वैसे ना किसी जमाने में कई जगहों पे स्पाइरल सिटी भी कहा हुआ था, लेकिन ये अब लेटेस्ट जो रिसर्चेस वगैरह सारा कुछ है उसके अकॉर्डिंग ये कि स्पाइरल सिटी जो वर्ड है ना वो गलत है यूज करना, हेलिकल वर्ड है वो बिल्कुल सही है यूज करना। कि स्पाइरल का क्या मतलब है और स्पाइरल और हेलिकल का डिफरेंस किस तरह से है, ये इमेज अगर नजर आ रही है दोनों को, तो इस इन दोनों का डिफरेंस है इसमें बताया हुआ कि हेलिकल वर्ड हम क्यों सही तरह यूज करें और स्पाइरल का क्या मतलब है। स्पाइरल में ये स्पाइरल यूज करने का मतलब ये है कि पेशेंट काउच अगर मूव कर रहा है तो उसमें आगे जाके एक्सरे बीम की इंटेंसिटी जो है वो कम हो रही है, ऐसा नहीं होता। मशीन दे। समझ आइए कुछ आवाम? यस मैम। ठीक है, तो हम जी मैम। हेलिकल सिटी का वर्ड यूज करते हैं। इसकी भी काफी लंबी चौड़ी कहानी है कि किस तरह से होता है, ये थोड़ा सा हम अगले लेक्चर्स में इसको देखेंगे। अभी तो सिर्फ हम बेसिक जनरेशंस के ऊपर रहेंगे कि जनरेशंस क्या होते हैं, किस तरह से हमारे पास चीजें मूव करती हैं। इसमें यही बात लिखी हुई है कि पेशेंट काउच मूव करता है पेशेंट को थ्रू द प्लेन ऑफ द रोटेटिंग एक्सरे बीम, और उसके बाद हमारे पास डाटा कंटिन्यूसली कलेक्ट होता रहता है, इमेज रिकंस्ट्रक्ट हो सकती है एनी डिजायर्ड जी एक्सिस पोजीशन पे। जी एक्सिस के बारे में कुछ पता है क्या होता है?
हमारे पास ना एक्सरेज के अंदर ये सॉरी सीटी के अंदर जो है ना वो डिफरेंट एक्सेस के ऊपर इमेज बनता है, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल इंजीनियरिंग वाली साइड पे टर्म चली जाती है कि इसमें एक्सेस बनते हैं डिफरेंट, वाई एक्सेस होता है, जेड एक्सेस होता है और एक्स एक्सेस होता है, ठीक है। एक्स वाई जी 3 एक्सेस होते हैं। जो हमारे पास जी एक्सेस है ना बेसिकली वो हमारे पास थिकनेस होती है। जो हम स्लाइस थिकनेस की बात कर रहे थे ना, स्लाइस थिकनेस बेसिकली हमारा जी एक्सेस होता है। किसी भी बॉडी पे यानी बॉडी पे कोई भी पॉइंट ऐसा जो मतलब जिसको हम थिकनेस के अकॉर्डिंग देखें वो हमारे पास जी एक्सेस होता है, ठीक है। तो अगर हम जहाँ पे स्लाइस थिकनेस की बात करेंगे तो हम जी एक्सिस की बात करेंगे। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि हम किसी भी जो हम इमेज अपनी रिकंस्ट्रक्ट करते हैं वो हम किसी भी जी एक्सिस पे करते हैं, सही है, समझ आइए किसी को? जी मैम। अच्छा, ये तो हमारी ये नहीं एक मेजर सी वो चीजें हो गई थी। अभी हमने पहले बेसिक प्रिंसिपल देखा सीटी का कि भी किस तरह से हमारे पास सीटी का इमेज बनता है, क्या होता है। एक मेजर सी कहानी मैंने तुम लोगों को बताई कि किस तरह से हमारे पास यानी एक्सरेज आ रही हैं, फिर वो पेशेंट से टकरा रही हैं, फिर डिटेक्टर के पास जा रही हैं, डिटेक्टर से हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर पे जा रहा है, कंप्यूटर पे रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। अब आगे छोटी सी बात है कि रिकंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये पता होनी चाहिए कि भी किस तरह से होती है। इसमें हमारे पास इंटरपोलेशन एल्गोरिथम्स होते हैं। एल्गोरिथम का मतलब पता है कि क्या होता है, यानी किसी भी तरह का साइंटिफिक मेथड है, किसी भी तरह का मैथमेटिकल कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, मैथमेटिकल प्रोग्राम है जिसको यूज करके हम अपना इमेज बना रहे हैं। जो हम रिकंस्ट्रक्शन कब से बोल रहे हैं तो वो किस तरह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है कि इंटरपोलेशन हमारे पास क्या होती है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमेज एट एनी जी एक्सिस पोजीशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ मैथमेटिकल प्रोसेस कॉल्ड इंटरपोलेशन, ठीक है। जी एक्सिस का पता चल गया क्या होता है? यस मैम, थिकनेस वगैरह के लिए यस मैम जो हमारे पास Slice स्लाइस थिकनेस होती है वो जी एक्सिस होती है, ठीक है। और रिकंस्ट्रक्शन जब हम उसकी करते हैं किसी भी जी एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो हमारे पास किसी भी मैथमेटिकल प्रोसेस के थ्रू होती है। उस प्रोसेस का नाम है इंटरपोलेशन, ठीक है। ओके मैम। एल्गोरिथम जो होता है वो यानी कोई भी मैथमेटिकल एल्गोरिथम जिस तरह होते हैं एक प्रोसेस का नाम होता है, ठीक है। और इंटरपोलेशन जो हमारे पास ये रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक प्रोसेस है, ठीक है। ये हमारे पास ना दो टर्म्स होते हैं, एक इंटरपोलेशन होता है और एक एक्सट्रापोलेशन होता है। इंटरपोलेशन बेसिकली क्या होता है, ये कुछ स्टैट्स रिलेटेड वर्ड भी यही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो नोन पॉइंट्स हैं और उनके दरमियान में हमने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, वो हमारे पास इंटरपोलेशन होती है, ठीक है। यानी दो नोन पॉइंट्स हैं, यानी ये अभी दो एक्स लगे नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये यानी दो हमारे पास Yes, नोन ma'am. वैल्यूज हैं, इनके अंदर से हमने एक नई वैल्यू जनरेट करनी है, ठीक है। यानी अब अगर इसको हम सिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे, हमें यानी हमने सिटी तो एक ले लिया, हमने सिटी की एक बेसिक इमेज तो ले ली, ठीक है। उसके अंदर से हमने रिकंस्ट्रक्शन करनी है, यानी हमारे पास नोन वैल्यूज तो थी दो, तो उनके अंदर से हमने एक और स्लाइस थिकनेस अगर निकालनी है तो वो हमारे पास इंटरपोलेशन होगी। समझ आइए इस बात की? Yes, क्या ma'am. होती है, ठीक है। और एक्स्ट्रापोलेशन हम इसमें वैसे यूज नहीं करते ऐसे, लेकिन एक्स्ट्रापोलेशन जो होता है कि जो वैल्यूज हमें नोन नहीं है, यानी जिन वैल्यूज का हमें नहीं पता उससे बाहर से अगर हमने कोई वैल्यू जनरेट करनी हो तो वो एक्स्ट्रापोलेशन होती है। मल्टीप्लाई जब होता है फिर ऊपर ही लगता है, जब हम प्लस करते हुए करते हैं कैरी फिर यहाँ लगता है। ये कहाँ से आवाज आ रही है? इसका माइक म्यूट कर लो खुद ही। इंटरपोलेशन एल्गोरिथम्स की बात भी हमारे पास हो गई है और हमारे पास क्या है, स्पेशल कोरोनल व्यूज भी हो गए हैं। और ये इंटरपोलेटेड डाटा, ये देख लो, अब वही बात है कि हमने पहले डाटा मैयर किया, ठीक है। उसके बाद हमने कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान में से डाटा जब हमने निकाला नोन पॉइंट्स के दरमियान में से, तो यानी हमारे पास वो इमेज प्लेन इस तरह से बन गया। और इंटरपोलेटेड डाटा यानी जो डाटा हमारे पास हमने खुद से निकाला उसको हमने इंटरपोलेटेड डाटा कहा है, ठीक है। ये किस तरह से हमारी इमेज रिकंस्ट्रक्शन हुई है, ये बस लेक्चर आज का पता मैं, इसके बाद हम आगे देखेंगे क्या क्या कहानी है। मैम ये जो जी। 4 जनरेशन है ये दोबारा ये रिपीट करे एक बार। 4 जनरेशन में आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ, एक मिनट रुको। ठीक है, अब हमारे पास 4 जनरेशन हमने पढ़ी हैं। वैसे तो अब जनरेशन 7 तक चली गई हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारी कन्वेंशनल बुक्स में, पुरानी बुक्स में लिखा हुआ है वो 4 तक गया। आगे वाली जो है ना मैं निकाल के आप लोगों को पढ़ाऊंगी जरूर कि क्या होती है, क्योंकि सारी बात है दुनिया के साथ चलना चाहिए। अब हम इतने पीछे तो नहीं ना रह गए कि हम 4 जनरेशन तक ही बैठे रहें, ठीक है। तो 5, 6, 7 तक हम जाएंगे, थोड़ा बहुत उनकी डिटेल देखेंगे क्या कहाँ पे यूज होती है। फर्स्ट जनरेशन सिटी था, ये बिल्कुल बेसिक था, इसका ये नहीं आपको नामो निशान भी नहीं है। इसकी आप लोगों ने याद करने वाले पॉइंट्स है ना आपके, वो आप लोगों ने यही करने हैं जो ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। कि फर्स्ट जनरेशन इमेजिंग सिस्टम में उसका हमारे पास सोर्स और डिटेक्टर की जो था उनकी मूवमेंट किस तरह की थी, वो ट्रांसलेट एंड रोटेट थी, ठीक है। ट्रांसलेट कर रहे हैं और रोटेट कर रहे हैं। पेंसिल बीम एक्सरे बीम थी, ठीक है।
सिंगल डिटेक्टर था, एक डिटेक्टर उसमें हम यूज कर रहे थे और 5 मिनट हमारे पास इमेजिंग टाइम था। ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है, सही जी है। मैम ओके जी मैम उसके बाद हम जब सेकंड जनरेशन की बात करें, ये सेकंड जनरेशन की इमेज है। सेकंड जनरेशन की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास कहाँ गया है, ये फैन शेड बीम थी मैम। हाँ, सेकंड जनरेशन में हमारे पास क्या था, ट्रांसलेट एंड रोटेट था, फैन बीम थी, डिटेक्टर और अरे मल्टीपल था। डिटेक्टर। हाँ, पहले हमारे पास सिंगल डिटेक्टर था, इसमें हमारे पास मल्टीपल डिटेक्टर, और इसमें हमारे पास टाइम जो है वो कम हो गया, 30 सेकंड इमेजिंग टाइम रह गया, ठीक है। और इसमें हमारे पास एक और चीज भी थी, एक्स्ट्रा रूल में चीज थी जो, एक क्या थी वो, अगर याद हो तो, फिल्टर पड़ा था एक, बोट आई Bow फिल्टर था tie ना। filter. बोट आई फिल्टर था। Bow tie filter. तो वो किस लिए था कि हम बीम को यूनिफॉर्म करने के लिए, ठीक है, कि साइड्स पे जो था हमारे पास रेडिएशन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती थी, तो उस इंटेंसिटी को यूनिफॉर्म करने के लिए हम बोट आई फिल्टर यूज करते थे। और इसमें नंबर ऑफ डिटेक्टर्स आप लोगों ने याद करने हैं, ये वाली चीजें एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले वाले में हमारे पास सिंगल डिटेक्टर था, इसमें हमारे पास 5 to 30 डिटेक्टर हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड जनरेशन सिटी आ गया है। थर्ड जनरेशन सिटी में हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है रोटेट एंड रोटेट है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक्सरे बीम भी रोटेट करी है, इसके अंदर हमारे पास जो हमारे डिटेक्टर्स हैं वो भी रोटेट कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या था, डिटेक्टर अरे था कर्वीलिनियर फॉर्म में, ठीक है। सेकंड में हमने पढ़ा था डिटेक्टर अरे किस तरह की थी, लीनियर फॉर्म में, यानी सिंपल थी, सीधी थी। इसमें हमारे पास कर्वीलिनियर फॉर्म में है। सब सेकंड इमेजिंग टाइम है, यानी 1 सेकंड से भी कम इमेजिंग टाइम रह गया हमारे पास। और इसमें हमारे पास एक जो चीज आती थी वो रिंग आर्टिफैक्ट आता था। रिंग आर्टिफैक्ट क्यों आता था, जब डिटेक्टर एक खराब हो जाता था। हाँ, यानी वो पूरी लाइन थी ना एक डिटेक्टर से, उसके बीच में से कोई एक भी डिटेक्टर खराब हो जाता था, उस जगह से हमारे पास इमेज ही नहीं प्रोड्यूस होती थी, और वहां पे खाली एक ब्लैंक सा रिंग बन जाता था। तो रिंग की वजह से उसको नाम ही उन्होंने रिंग आर्टिफैक्ट का दे दिया, ठीक है। ये उसकी इमेज है इस तरह से। उसके बाद हमारे पास फोर्थ जनरेशन सिटी है। फोर्थ जनरेशन सिटी क्या हुआ, इसके अंदर हमारे पास क्या था कि फिक्स्ड अरे थी, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। फोर्थ जनरेशन सिटी के अंदर हमारे पास स्टेशनरी जो था, ये फिक्स्ड अरे का मतलब ये है कि स्टेशनरी डिटेक्टर्स थे। रोटेट हमारे पास क्या कर रही थी, एक्सरे ट्यूब, सही है। इसमें भी हमारे पास फैन बीम थी। डिटेक्टर अरे हमने देख लिया किस तरह की थी, वो पूरी सर्कल फॉर्म में थी या रिंग शेप में थी। और सब सेकंड इमेज टाइम था, इन इमेजिंग टाइम हमारे पास इसमें भी बहुत कम हो गया था, जी मैम ओके थैंक यू। ठीक है। ये डिटेक्टर्स की आप लोगों की जनरेशन है, ये इंपॉर्टेंट भी है एक तरह से, क्योंकि इसका ज़्यादा यही है कि आप किसी भी जगह पे जाते हो ना, तो जो भी पुराने लोग बैठे होते हैं, क्योंकि ये पुरानी कहानी है थोड़ी सी, ठीक है। जहाँ भी जाओगे वहाँ पे नए लोग तो कोई भी नहीं होंगे, जो पुराने होंगे तो पुरानी चीजें ही पूछेंगे। वो यही सबसे पहले जाते पहला क्वेश्चन ये करते हैं, सिटी के कमरे में जाके खड़े होगा ना तो ये पूछेंगे सिटी की जनरेशन कितनी होती है, ठीक है। तो ये जरा पता होना चाहिए। इसको ऐसे याद करने का आसान तरीका ये है कि आराम से टेबल बना लो, उसमें यानी यही 4 पॉइंट्स लिख लो, ठीक है, कि एक्सरे मतलब उनकी बीम शेप किस तरह की होती है, डिटेक्टर किस तरह के होते हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो किस तरह की होती है, ट्रांसलेट रोटेट स्टेशनरी जो भी होता है, ठीक है, वो किस तरह के होते हैं, और इमेजिंग टाइम कितना होता है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा चीज है, यानी जिसमें बोट आई फिल्टर था, जिसमें रिंग आर्टिफैक्ट था, ये वो चीजें एक एक्स्ट्रा उसकी लाइन बना लो, ठीक है। किसी पेज पे लिखने ना आसानी रह जाएगी। मैम ओके मैम। मैम थर्ड में सोर्स और डिटेक्टर दोनों रोटेट करेंगे। हाँ, थर्ड वाले में दोनों रोटेट करते हैं। ये देखो कहाँ गया, ये फैन भी मैंने, ये थर्ड जनरेशन है। हाँ, इसमें ये दोनों एरोज लगे हैं ना यहाँ पे, इसका यही मतलब है कि ये दोनों रोटेट कर रहे हैं। मतलब जैसे जैसे ये ना थोड़ा सा इसकी, बल्कि मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखा दूंगी, बल्कि हमारी कोई लाइव क्लास में मतलब ये कि नहीं, जो हमारी इन पर्सन जो भी क्लास हुई ना कभी, अगर कभी हो गई तो उसमें जो है ना मैं आप लोगों को छोटी मोटी वीडियो दिखाऊंगी इसकी कि ये किस तरह से मूव करते हैं, क्योंकि इमेजेस में देखना ज्यादा मुश्किल है। वो जो अगर कोई एनिमेशन बनी होगी तो उसमें जरा ज्यादा आसानी हो जाएगी समझने में कि क्या चीज है। या मुझे कोई लिंक मिला तो मैं वैसे भी शेयर कर दूंगी आप लोगों से, खुद देख लेना। ओके मैम। आप ऐसे खुद यूट्यूब पे देख लेना, 100 तरह की तो वीडियोस मिलती है वहाँ पे, देख लेना कुछ भी, पर मैं निकाल भी दूंगी, ठीक है। ओके तो ये इसकी कहानी है। अब ये हमारा लेक्चर ही आज का कंप्लीट हुआ है। कुछ समझ आई है, कुछ चीजें क्लियर हुई हैं सिटी से रिलेटेड? जी मैम। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा क्योंकि ये काफी सारी थोड़ा सा ही नहीं, हमने टेक्निकल चीजों को देखना है, क्योंकि सारी बात है बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट हमें इन चीजों का पता होना चाहिए, जो बेसिक्स एटलीस्ट उनका तो पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल के साथ काम लेना है। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लो। नो मैम। मैम इंटरपोलेशन फिर से बता दें थोड़ा सा। हाँ जी, अटेंडेंस क्यों नहीं होगी,
इंटरपोलेशन में बताती हूँ। इंटरपोलेशन ना, वैसे इंटरपोलेशन से ऐसे आप लोगों को कोई काम नहीं है, तो सीधी बात है, मतलब हम लोगों को कोई खास काम नहीं होता, ठीक है। ये नहीं हमने उसको मैथमेटिकल टर्म्स में नहीं देखना। अब ये हमने सिर्फ जो बात हमने की है वो हमने मैथमेटिकल टर्म में की है कि उसका क्या मतलब है। इंटरपोलेशन बेसिकली जो है ना, ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जब हमने जैसा बात की है कि भाई हमने स्लाइसेस बनाने हैं, ठीक है, अभी हमने बात की ना पहले कि हम उसमें स्लाइसेस बना लेते हैं, अपनी मर्जी से भी बना लेते हैं और इस तरह जो भी होता है, तो वो ये नहीं हम किस तरह से कर सकते हैं। वो बेसिकली ये होता है कि हमने ये डाटा हमारे पास है, एक डाटा हमने बड़ा सारा कलेक्ट कर लिया, जो मैंने बताया पहले कहानी सुनाई है कि पहले ट्रांसलेशन होती है मल्टीपल, फिर मल्टीपल प्रोजेक्शंस बनती हैं, फिर उसमें से डाटा हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। हमने मल्टीपल ट्रांसलेशंस कर लिया, प्रोजेक्शंस भी कर ली, हमारे पास प्रोजेक्शंस आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने उसके अंदर से डाटा अपनी मर्जी का लेना है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर हमें ये वाली स्लाइस थिकनेस मिल जाए। उसको करने के लिए जो है वो बेसिकली इसकी एक डेफिनेशन है कि जो हमारे पास नोन पॉइंट्स हैं, यानी हमारे पास डाटा तो एक आ गया ना, अब हमने उसके अंदर से एक चीज निकालनी है, एक अंदर से ही हमने अपना डाटा अपने लिए हमने एक नई चीज जो है वो जनरेट करनी है। तो वो हमारे पास इंटरपोलेशन है कि कोई भी डाटा जो हम दो नोन पॉइंट्स के दरमियान में से जो चीज हम जो अननोन वैल्यू हम जनरेट करें, वो हमारे पास इंटरपोलेशन है। वो मेथड जो है वो इंटरपोलेशन का होता है, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ है? ओके मैम। जी मैम। यस मैम। चलो जी, थोड़ा सा ही अब टेक्निकल तो चीजें हैं, थोड़ी सी जरा अपने दिमाग की खिड़कियां खोल के आना, ताकि जो है ना वो पता चले किस तरह से चलती हैं। वो तो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई बिल्कुल। वो तो अब खोलनी पड़ेंगी ना, तो और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तो बाकी ये कि सिटी वैसे इतना मुश्किल नहीं है, सिटी काफ़ी आसान है, बड़े मज़े की चीज़ है, बल्कि जो सारी मॉडलिटीज़ हैं मुझे तो पर्सनली सबसे आसान सिटी लगता है। उसमें एमआरआई अच्छी खासी मुश्किल है, मतलब एमआरआई की फिजिक्स भी काफ़ी ज़्यादा है, और उसकी तो उसका तो सीन चलता है उसकी फिजिक्स के साथ है ना, जो T1 T2 इस तरह की चीज़ें होती हैं उसके साथ चलता है। तो लेकिन जो ये है हमारे पास, ये अच्छा सीन है इसका। सिटी ईजी भी है रिलेटिवली, पढ़ना भी आसान है, इसको देखना भी आसान है। ओके मैम, थैंक यू। चलो जी, अब आप मैम लोगों का ट्राई लेक्चर। कीजिएगा नेक्स्ट वीक ऑन कैंपस क्लासेस हो जाए। हाँ, मुझे तो खुद पर्सनली ऑन कैंपस क्लासेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मुझसे तो ऑनलाइन वाला सीन मुझे भी मतलब नहीं होता है, इंटरेक्शन उस तरह से नहीं होता स्टूडेंट्स के साथ। तो मुझे तो ये बेटा जिस तरह गाइड करेंगे मैं तो उसी तरह लेके चलूँगी ना। तो मुझे तो अब यही कहा गया था, अब जैसे-जैसे होगा मैं आप लोगों को भी गाइड करूँगी साथ-साथ, और उस तरह हम उसको कर लेंगे कंटिन्यू, ठीक है? तो परेशान नहीं ओके होना, मैम। बाकी कुछ भी मसला हो तो पूछ लेना। मतलब कैंपस में तो मैं वैसे तो अवेलेबल ही होंगी, कुछ बात वगैरह करनी हो, कुछ पूछना तो आप लोग वैसे भी आ सकते हो, वो तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? चलो सही है। एक्सक्यूज मी मैम। मैम लेक्चर कब मिलेगा मैम? लेक्चर जो है ना वो आप लोगों को थोड़ा टाइम लग जाएगा, वो आप लोगों को मंडे तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एलएमएस के ऊपर जो है ना मुझे अभी तक वो लेक्चर ये आप लोगों वाले ना असाइन नहीं हुए, क्योंकि कल भी छुट्टी आ गई थी इस वजह से। तो आज मैम भी नहीं, आप मतलब एक बंदे को मेल करे, वो फिर पूरे ग्रुप में शेयर करेगी ना, हमारा ग्रुप मैम बना हुआ है। आपने न्यूक्लियर भी तो पढ़ानी थी। न्यूक्लियर का मुझे नहीं अभी तक कुछ कहा, न्यूक्लियर पढ़ाने का मुझे नहीं आइडिया। पहले उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन अब मुझे एक जो पिछला सेमेस्टर है, एक उसके लेक्चर्स कुछ दे दिए हैं और एक आप लोगों का ये वाला दिया है। तो अब मुझे न्यूक्लियर का अभी तक तो नहीं कहा। अगर कोई टीचर नहीं अवेलेबल होगा तो मैं पढ़ा दूंगी, अगर मुझे कहेंगे तो, नहीं तो फिर कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है। मैम अगर मैम ये किसी ने लेक्चर एक ऑनलाइन बंदे को क्लासेस शेयर करे। कंटिन्यू करनी हो तो फिर वो आपको मेल कर दे। क्या चीज? मैम अगर किसी ने ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करनी है तो फिर आप उसको अकोमोडेट कर देंगी? मैं उसको अकोमोडेट मैं भी कर दूंगी। आप अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे उनके साथ ही थोड़ा सा कर लेना, ठीक है, कि मैम तो यस क्या मैंने सीन मैम है। को ना भी पूछा था, वो कह रही थी कि आप अपने रिसोर्स पर्सन को ईमेल कर दें, तो मैं आपको फिर मेल कर दूंगी। चलो ठीक है, मुझे ईमेल कर देना, जिसने अगर ऑनलाइन कंटिन्यू करना ऑनलाइन कर ले। और ये भी वैसे कोई पता नहीं है कि अब आने वाले टाइम में जैसे कोरोना का भी कह रहे हैं कि अगर फैल रहा है तो हो सकता है कि वो ऑनलाइन ही हमारा टोटली सिस्टम। ऑनलाइन होगा ना मैम? हाँ, मुझे भी वैसे लग रहा है कि ऑनलाइन ही होगा, लेकिन ये कि चलो देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो कैसे भी होगा कर लेंगे मैनेज। और ओके क्या मैम। पूछा था, किसी और स्टूडेंट ने भी कुछ पूछा था क्वेश्चन। हाँ, लेक्चर जो है वो किस तरह मिलेगा लेक्चर का, या तो फिर मुझे अपना ईमेल आईडी या जो सबका एक ग्रुप बना हुआ है उसमें शेयर कर दूँ, जो मैम जो नीचे यस ऊपर जैसे में। ग्रुप आपने बना मैम हुआ है आप किसी हमारा। एक को मेल ग्रुप कर में दें, कर हम देना। ग्रुप में सेंड कर देंगे सबको। ये जैसे मेरे पास मैम भी जो ईमेल जो जिस ईमेल पे मैंने तुम लोगों को ये जूम का लिंक सेंड किया उसी के ऊपर यस सेंड कर मैम दूँ उसी ना? मेल पे आप सेंड कर दें। हाँ, मैं चलो उसी पे सेंड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये एक दफ़ा पढ़ भी लेना इसको, जो चीज़ ना समझ आए मेरे से पूछ ओके। लेना, बेशक कैंपस में आके पूछ लेना, मैं तो वहाँ पे हूँ ही मैम अवेलेबल। जिनको आपकी मेल नहीं मिलती तो वो क्या करें? वो ये करें कि वो अपना जो नाम वगैरह है वो अपडेट करवाएं उस लिस्ट के अंदर जो मुझे मिली है सिटी के स्टूडेंट्स की, ठीक है।
तो उसके बाद ही, यानी मुझे तो उन्होंने यही कहा था कि ये लिस्ट है, इसके ये स्टूडेंट्स हैं, आपने इनको ईमेल करनी है, तो वो मैंने कर दी। अब जिनके नाम नहीं है वो अब उनसे बात करें अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ, और उसके बाद वो लिस्ट अपडेट करवा के फिर मुझे वो दोबारा ईमेल करवाएं, ठीक है? मैं खुद भी कह दूंगी, लेकिन जिनको नहीं मिली वो खुद भी Okay, जाके बात कर रहे हैं। सही है? लेक्चर सही है, मतलब वैसे ऑनलाइन मुझे तो नहीं समझ आती कि भी आप लोगों को क्या समझ आ रही है, लेकिन ये कि जो ना समझ आए मेरे से पूछ लेना, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है? यस मैम, ओके। चलो सही है, ओके, कर Thank लेना you, थोड़ा ma'am. सा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज मैम।